अध्याय 791 दूसरा चरण क्यूई बनाम क्यूई। हालांकि क्रिस खुशमिजाज था और अक्सर मजाकिया भी, लेकिन जब भी वो कुछ कहता तो उसके दिल में उसके लिए कोई ना कोई बात होती। इसका मतलब था कि क्रिस उनके बीच द्वंद्व युद्ध को लेकर भी पूरी तरह गंभीर था। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ बिना छाया या अपनी रक्त क्षमताओं का उपयोग किए? क्विन ने सोचा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और यह पहले की तरह डर या चिंता से नहीं, बल्कि उत्साह से धड़क रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे क्विन ने कई बार दबा दिया था, लेकिन अब उसे कुछ एहसास होने लगा था। वह इस रोमांच का आनंद ले रहा था। भले ही वह इसे स्वीकार न करना चाहता हो, उसे मजबूत होने, खुद को बेहतर बनाने, नई चीजें सीखने और यह जानने का एहसास अच्छा लग रहा था कि उसका शरीर क्या कर सकता है। उसने कल्पना की कि एथलीटों को भी खेलों में प्रतिस्पर्धा करते समय ऐसा ही महसूस होता होगा, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हुए। शायद हालात की वजह से उसे अब पहले से ज्यादा इस बात का एहसास हो गया था। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहा था, वह किसी लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा था। बेशक उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए और मजबूत होने की जरूरत थी, अब तो बस एक आसान सी लड़ाई थी। चिंता ये थी कि कहीं वह इस शक्ति को अपने ऊपर हावी न होने दे, जैसा कि कई और लोगों के साथ हुआ था। शायद दूसरों को यह डर था कि शायद एक दिन वे उनसे आगे निकल जाएंगे, और खुद को सुधारने के बजाय उन्होंने दूसरों को दबाना चुना। क्रिस ये भी जानता है कि क्यूई के तीसरे चरण का उपयोग कैसे किया जाता है, और उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया या दिखाया है। लेकिन अगर मैं उसे ऐसी स्थिति में ला सकूं जहां उसे इसका उपयोग करना पड़े, तो शायद मैं स्वयं भी एक दो चीजें सीख सकूं। तुमने क्यूई के दूसरे चरण के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, इसलिए मुझे पता है कि तुम इससे नहीं मरोगे, क्रिस ने कहा, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, क्रिस उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और उसके पेट की ओर एक अपरकाट फेंक रहा था। हालांकि क्विन क्रिस का विशिष्ट प्रतिद्वंद्वी नहीं था, हालांकि वह अपनी छाया या रक्त कौशल का उपयोग नहीं करने वाला था, लेकिन वह पीछे नहीं हटने वाला था। तुम्हें इस बार पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्विन ने क्रिस की मुट्ठी एक हाथ से पकड़ते हुए कहा। दोनों ही क्यूई के पहले और दूसरे चरण का इस्तेमाल कर रहे थे, एक दूसरे पर हावी नहीं हो रहा था। अजीब बात यह थी कि भले ही क्रिस अपनी क्यूई पर बेहतर नियंत्रण रखता हो, क्विन को यकीन था कि क्यूई में दोनों की ताकत एक जैसी होनी चाहिए थी। अगर ऐसा था, तो उसकी बेहतर वैम्पायर ताकत ने उसे इस हद तक मात दे दी होगी कि वह उस पर हावी हो गया। क्विन अकेला नहीं था जो इस बात से उलझन में था, क्रिस ने किसी भी चीज से ज्यादा ताकत पर ध्यान दिया। उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया और साथ ही अपनी क्यूई का विस्फोटक तरीके से इस्तेमाल भी किया, फिर भी वे दोनों बराबर थे। क्रिस ने क्विन को सिर्फ जानवरों से लड़ते देखा था, और देखने से किसी की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने सोचा कि या तो यह उसके गॉन्टलेट्स की वजह से था, या फिर क्यूई के इस्तेमाल की वजह से। साथ ही वे दोनों ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी असाधारण शक्ति कहाँ से आ रही है। अब समझ आया, क्विन ने सोचा। हालांकि उसके अर्ध देवता स्तर के हथियार उसकी पीठ पर हैं, फिर भी वह उन्हें अपने शरीर पर इसलिए रखता है ताकि वह उनकी शक्ति को सक्रिय कर सके। अब जबकि क्विन अपनी इंद्रियों के साथ अधिक तालमेल में था, वह महसूस कर सकता था, हथियार बनाने के लिए बनाए गए क्रिस्टल से उत्पन्न आभा जब सक्रिय होती थी तो उसके शरीर में समाहित हो जाती थी, जिससे उसके आंकड़ों में अविश्वसनीय वृद्धि होती थी, जिससे वह क्विन के अपने आंकड़ों के बराबर हो जाता था। सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि क्रिस ने जो एकमात्र बीस्ट गियर पहना था, वह यही था। अर्ध देवता स्तर के हथियार से मिले आंकड़े प्रभावशाली थे, और अगर उसने पौराणिक कवच या अन्य वस्तुएं पहनी होती तो शायद क्रिस उस पर भी भारी पड़ जाता। अगर सभी इंसान क्यूई का इस्तेमाल सीख लें और जानवरों के हथियारों का पूरा इस्तेमाल करें, तो वे डाल्की के खिलाफ भी बेजोड़ ताकतवर होंगे। अब क्विन इस शिकार के जुनून को समझ रहा था, और डाल्की से पहले जानवरों के ग्रहों पर विजय पाने की चाहत को भी। उसी समय क्रिस अपने नंबर 1 शिष्य क्विन के बारे में नई बातें सीख रहा था। मुझे लगा था कि उसके अंदर की अजीब सी आभा उसके शरीर में बेकार जगह घेर रही है, लेकिन मैं गलत था। यह आभा उसे दूसरे तरीकों से सहारा दे रही थी और उसके पूरे शरीर को अलौकिक बना रही थी। क्विन द्वारा ये जानकारी छुपाए जाने पर परेशान होने के बजाय क्रिस मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद उसने एक के बाद एक कई मुक्के बरसाए, और हर एक मुक्के को क्विन ने रोक दिया। इन सभी मुक्कों में वह दूसरे चरण की क्यूई का इस्तेमाल कर रहा है, और हर बार उन्हें अलग जगह पर मार रहा है। वह सचमुच मुझे मेहनत करवा रहा है और परख रहा है कि क्या मैंने क्यूई के दूसरे चरण में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। अपनी ओर आती मुक्का देखकर क्विन ने खुद को दूसरे चरण की क्यूई से न ढकने का फैसला किया। क्रिस अभी भी इसे एक सबक मान रहा था, लेकिन क्विन चाहता था कि क्रिस अपना सब कुछ लेकर आए, और वह इसे एक असली लड़ाई की तरह कल्पना कर रहा था। कंधे पर जोरदार मुक्का लगने के बाद उसे रोकने के बजाय वह आक्रामक हो गया, और एक जोरदार किक क्रिस के सिर पर लगी। उसका शरीर जमीन पर फिसल गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। यह एक अच्छा हिट था, देखते हैं कि कौन इससे अधिक ले सकता है।
क्रिस को संभलने का मौका दिए बिना क्विन अपने मुखों को किक के साथ मिला रहा था। किक के पैटर्न क्रिस के लिए साफ थे क्योंकि वह उनकी शैली और उनके काम करने के तरीके को पहचानता था। क्योंकि यही सेना में इस्तेमाल होने वाले मुखों का मानक था, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुखों की शैली क्या है। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मुक्केबाजी और पारंपरिक चीनी शैली वुशु के मिश्रण में उसने कुछ पैटर्न देखे, लेकिन यह अनोखा था और जल्द ही उसे अपनी इच्छा से ज़्यादा मार पड़ने लगी। शुक्र है कि वह दूसरे चरण को क्विन से बेहतर नियंत्रित कर पाया और खुद को ज़्यादा ढक पाया। हालांकि उसे मुक्कों का जोर ज़्यादा लगता था और उसे थोड़ा ज़्यादा नुकसान होता था, फिर भी वह खुद को ज़्यादा ढक पाता था और उसके जैसे मजबूत शरीर के साथ यह ज़्यादा मायने नहीं रखता था। क्रिस ने कहा, अगर मैं अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा होता तो यह मैच खत्म हो जाता। जबकि क्विन भी इसी तरह सोच रहा था, यदि वह अपनी रक्त क्षमताओं और छाया शक्तियों का उपयोग कर सके तो ये पार्क में टहलने जैसा होगा। फिर भी क्विन ने क्रिस पर इतना दबाव नहीं डाला था कि वह क्यूई का तीसरा चरण दिखा सके, जो कि उसका लक्ष्य था। अपने हमलों को धीमा करके वह क्रिस को यह गलत एहसास दिलाना चाहता था कि उसकी शक्ति कमज़ोर हो रही है, और यह काम कर रही थी। क्रिस ने देखा कि हमले धीमी गति से हो रहे हैं, फिर उसने बचाव से आक्रमण की ओर जाना शुरू किया, और जब उसने ऐसा किया तो क्विन एक तेज कदम के साथ तैयार था और उसके ठीक पीछे आ रहे हमले को चकमा दे रहा था। क्यूई के दूसरे चरण को सीखने की सबसे अच्छी बात यह थी कि यह एक रक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता था। अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटकते हुए, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हुए क्विन हथौड़े का वार करने लगा। आमतौर पर इतनी तेज गति वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इसमें बहुत समय लगता और वे इस चाल को बाधित कर सकते थे, लेकिन क्रिस को अपने पेट पर मुक्का मारते देख वह दूसरे चरण की क्यूई की एक परत का उपयोग करके हमले को रोकने में सक्षम था। अब बस क्रिस पर शक्तिशाली प्रहार करना बाकी था। तारांकन बूम। अचानक हुए एक धमाके ने जमीन को इतना हिला दिया कि क्विन भी अपने अस्तबल से उछल पड़ा, और क्रिस को वार से बचने के लिए काफी समय मिल गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मुक्का वहीं लगा जहां वह था और हवा में एक तमाचा साफ दिखाई दिया। वह सिर्फ अपने चेहरे पर हमले का हवा का दबाव महसूस कर सकता था। वो क्या था? मुझे तो लगा था कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, पर यह क्या? चेरिस के विचारों के बीच एक और जोरदार धमाका हुआ और जमीन फिर से हिलने लगी। उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं, पंख वाले जानवर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। साफ था कि कुछ तो हो रहा है। क्या आप इसे जाकर देखना चाहेंगे? क्रिस ने पूछा। हाँ, कम से कम जांच करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्विन ने जवाब दिया। दोनों जल्द ही यह पता लगाने के लिए निकल पड़े कि आखिर इस अजीब विस्फोट का कारण क्या था। सेल और बाकियों को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वे जिस जगह पर थे वह कितनी खतरनाक थी। सेल पहले भी एक महान श्रेणी के जानवर से आसानी से निपट चुका था, एक ही वार में, लेकिन क्विन की तलाश में उन्हें जल्द ही अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा का सामना करना पड़ा। उन्हें उतरकर खोज शुरू किए कुछ दिन हो गए थे। सिल की जिद के चलते वे इस बात पर सहमत हुए कि वे पहले क्विन की तलाश करेंगे। लोगन के अनुसार दानव श्रेणी का वह जानवर एक ही जगह पर स्थिर और बिना हिले डुले खड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी रात ऐसे ही रहा। यही एक वजह थी कि आखिरकार वे मान गए। दूसरी वजह यह थी कि वे सिल के बुरे पक्ष में नहीं पड़ना चाहते थे। ये साफ था कि वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और उसकी शक्तियों का स्तर और ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए उनकी बात सुनी गई थी। बेशक हर दिन 24 घंटे बीत जाने के बाद सिल की क्षमता रीसेट हो जाती, हालांकि दूसरों को इसकी जानकारी नहीं होती। रीसेट होने का मतलब था कि सिल के पास अब वो क्षमताएं संग्रहित नहीं थीं और उसे फिर से दूसरों को छूना होगा। ओवन को छूना आसान था क्योंकि वह इसकी इजाज़त देता था, और यही बात लोगन के बारे में भी कही जा सकती थी। हेलेन और उसकी 2 बहनों को जहाज़ की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन हर दिन वे खोजबीन के बाद जहाज़ पर वापस आ जाते थे। इसलिए सिल के लिए उन्हें छूना अब भी काफ़ी आसान था, उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा आसान। लड़कियों को उसे देखकर अजीब सा एहसास हुआ, एक ताकतवर इंसान जिसने नेताओं को भी डरा दिया था, लेकिन साथ ही बिल्कुल बच्चों जैसा भी। लड़कियों को वह बहुत प्यारा लगा और वे अक्सर उसके बालों से खेलती या उसके गालों पर चुटकी काटती, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर भी सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बाद 2 लोग उससे सावधान रहते थे, ड्यूक और ऑस्कर। वे सिल से दूरी बनाए रखते थे ताकि वह उनके आसपास भी न फटक सके। इस बच्चे के बारे में कोई राज नहीं था, क्योंकि ड्यूक को स्कूल के दिनों में मिली फाइलों से उसकी क्षमता का पूरा अंदाज़ा था, लेकिन वे उसकी क्षमता के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते थे। खैर, वे फिलहाल उसके आसपास भी नहीं रहना चाहते थे। इस वजह से सिल की आक्रमण शक्ति पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी वह इतनी मजबूत थी कि वह जानवरों को आसानी से हरा सकता था। समूह एक अंधेरे, कीचड़ भरे मैदान में खड़ा था। यह अजीब था क्योंकि वहाँ कोई हरियाली नहीं थी, जबकि बाकी जगह जंगल से भरी थी। जानवरों के साथ उनकी सारी समस्याएं मानो इस क्षेत्र में कदम रखते ही शुरू हो गई थीं। बिच्छू की पूंछ वाला एक विशालकाय चांदी का गोरिल्ला जंगल से निकलकर उस खुले मैदान में आया जहां वे थे।
जैसे ही वह उसकी सीमा में आता, कई पौधे उभर आते और गोरिल्ला पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते। ये हेलेन के कौशल से निकले कांटे थे। बदकिस्मती से उसके पास उनका आत्मा हथियार नहीं था, इसलिए ये साधारण था। जब तक वह पास पहुंचा, सिल ने अपनी बिजली की बत्ती से उसे खत्म कर दिया। अब वह पांचवां जानवर था जिसने वहां रहते हुए उन पर हमला किया था। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उनसे कुछ निकल रहा हो। सभी जानवर अब समूह की ओर बढ़ने लगे थे और उनमें ताकतवर जानवर भी शामिल थे। वे बार बार क्यों आते रहते हैं? बोनी ने पूछा, जैसे ही उसे घबराहट होने लगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहना समाप्त किया, एक और जानवर सामने आ गया। हालांकि एक समस्या थी, सिल हमेशा ऐसा नहीं कर सकता था। उसके एमसी पॉइंट्स और लेवल वहां मौजूद सभी से बेहतर होते और यह सच था कि वह लेवल्स को मिलाकर एक ज़बरदस्त हमला कर सकता था, लेकिन हमला जितना ज़ोरदार होता उतने ही ज़्यादा एमसी पॉइंट्स लगते और सिल थकने लगा था। लगता है वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लोगन ने ड्यूक और ऑस्कर दोनों को देखते हुए सोचा। उन दोनों ने जानवरों से लड़ने में कोई खास मदद नहीं की है। ओवन भी अपनी क्षमताएं इस्तेमाल कर रहा है। आपको लगेगा कि वे बस अपनी ताकत बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे डरे हुए हैं सिल से। लोगन का अंदेशा सही साबित हुआ। ड्यूक और ऑस्कर दोनों ही सिल की मदद नहीं करना चाहते थे और खुश थे कि वह थक रहा है। उन्हें लग रहा था कि वह एक बेकाबू तोप है जिसे वे काबू में नहीं कर सकते। उसकी वजह से वे समय और मेहनत बर्बाद कर रहे थे, जबकि दानव स्तर का आदमी भाग सकता था। वे चाहते थे कि वह कमज़ोर पड़ जाए। जल्द ही एक तेज़ गड़गड़ाहट सुनाई दी और ज़मीन उनके नीचे से हिलती हुई महसूस हुई। बोनी और वॉर्ड अपने पैरों से गिर पड़े। कंपन इतना तेज़ था। ये कुछ मिनटों तक चलता रहा और लगातार तेज़ होता गया। जब कंपन बंद हो गया तो उन्हें एहसास हुआ कि जानवर जंगल क्षेत्र से आना बंद कर चुके हैं। क्या वह भूकंप था? बोनी ने पूछा। अंततः एक क्षण के विश्राम के बाद लोगन अपना कंप्यूटर निकालकर कुछ जांच सकता था। अरे! दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। जब सिल और अन्य लोग पीछे मुड़कर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि क्विन आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे एक लाल बालों वाला आदमी था। क्विन, तुम सुरक्षित हो, सिल ने सोचा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। हालांकि क्विन का मूड जल्द ही खराब हो गया और ड्यूक की तरफ देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। यह इतना तीव्र था कि उसके बगल में खड़ा क्रिस भी अपनी क्यूई को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। वाह, क्विन ज़रूर उनमें से किसी से नफरत करता होगा, क्रिस ने सोचा। जब उसने उधर देखा तभी उसे समझ आया कि क्विन किसकी तरफ हाथ हिला रहा था। जरा रुको, क्या ये सेना के सर्वोच्च कमांडर ऑस्कर नहीं हैं और ओवन ग्रेलिश परिवार का मुखिया? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और ये बच्चा उन्हें जानता है? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्रिस ने सोचा और वह मुंह फेरकर अपना चेहरा छिपाने लगा। जब उसने ऐसा किया तभी ऑस्कर ने उसकी पीठ पर दो हथियार देखे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसी सतह पर वापस आकर, जहां बाकी लोग दरार से गिर गए थे, मोना आराम से बैठने लगी थी। वह अपने साथ एक अच्छी, आरामदायक, उड़ने वाली सीट ले आई थी और बाकी लोग बातें करने में व्यस्त थे। पता चला कि ग्रह की सतह पर ज्यादा जानवर नहीं थे। किस वजह से उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये काफ़ी अच्छा निकला है। जब वे सारा काम कर रहे हैं तब भी मुझे अपना हिस्सा मिल रहा है। मांगने पर दानव हथियार तक पहुंच। अगर यह सफल नहीं भी होता तो भी मैं बाद में एक सेना बना सकता हूं और लोगान की बदौलत दूसरे दानव स्तरों पर भी कोशिश कर सकता हूं। बस एक चीज़ जिसका मैंने सही अंदाज़ा नहीं लगाया था वो थी दानवों की ताकत। किसने सोचा होगा कि वो इतने ताकतवर होंगे? मुझे भविष्य में और तैयारी करनी होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं अपनी लड़ाइयाँ चुनूंगी तो कुछ कर पाऊंगी, उसने सोचा। आंखें बंद करके गहरे विचारों में डूबी हुई आराम फरमाते हुए उसे लगा कि उसकी पलकें और भी गहरी हो गई हैं क्योंकि एक बड़ी सी परछाई उसके ऊपर पड़ गई है। आंखें खोलकर उसे एक बड़ा सा अंतरिक्ष यान दिखाई दिया, लेकिन वह ऐसा नहीं था जिसे वह पहचानती हो और निश्चित रूप से वह किसी और का अंतरिक्ष यान नहीं था। क्या ये शुद्ध हो सकता है? मिस ब्री, हमें क्या करना चाहिए? एक आदमी चिल्लाया। तैयार हो जाओ, यह एक भयंकर युद्ध में बदल सकता है, उसने अपने जानवर को अपने पास तैयार करते हुए कहा। सभी दल तैयार थे और मोना के पीछे खड़े होकर उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जहाज धीरे धीरे उतरा और रैंप ने पहले बचाव शुरू कर दिया। देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो, मोना ने सोचा और अपने उस जानवर को, जो एक आत्मा जैसा था, जहाज के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने का आदेश दिया। जब दरवाजे खुले तो एक बड़ा, गहरे लाल रंग का अग्निहाथ जानवर को जकड़े हुए दिखाई दिया और वह पल भर में राख में बदल गया। हम क्या करें, मिस ब्री, मोना, वे चिल्लाए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनके प्यारे जानवर को इतनी आसानी से मार दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस जहाज से 3 लोग निकलकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। मैंने सुना है कि इस ग्रह पर एक राक्षस स्तर का जानवर है, एक गहरी आवाज ने कहा।
जब सामने वाला व्यक्ति करीब आया तो मोना तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह यहाँ क्या कर रहा है, अभी यहाँ क्यों है, उसने वह द्वीप क्यों छोड़ा। वह मन ही मन चीखी, क्योंकि उसे पूरी दुनिया के लिए डर था। लाल बालों वाले आदमी की पीठ पर हथियार देखकर ऑस्कर को याद आया कि उसने उन्हें आखिरी बार कब देखा था। उसने सहज ही अपनी तलवार, जो उसके बगल में थी, पकड़ ली। हालांकि जब उसने उस आदमी को गौर से देखा तो मुठ पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह कौन है, मैंने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा, उसने सोचा। भले ही वे नहीं जानते थे कि क्रिस कौन था, वह पहले से ही वहां से निकलने की तैयारी में था जब तक कि उसने धुंध का काला धुआं नहीं देखा। क्या यह उस बच्चे का नहीं है? क्विन के अंदर का तीव्र क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने खुद से वादा किया कि यदि वह ड्यूक को फिर से देखता है तो उसकी जान लेने की कोशिश करने के लिए वह अगली बार उसे खत्म कर देगा। और इसके माध्यम से उसकी इच्छा जागृत हुई और कोई व्यक्ति या कोई चीज उसे पूरा करने के लिए वहां मौजूद थी। हालांकि क्विन के पीछे धुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब क्रिस ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसे बोनक्लॉ का विशाल जानलेवा पंजा ड्यूक के पीछे दिखाई दिया। उसके हाथ के एक जोरदार वार ने ड्यूक की पीठ पर वार किया, जिससे उसकी पूरी पीठ पर एक बड़ा सा खरोंच बन गया। वह दर्द से चीखा और जमीन पर गिरकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी लंबी उंगलियां बहुत मजबूत थीं और ड्यूक को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होगा। वे उसके शरीर में काफी अंदर तक धंस गई थीं। ऑस्कर, जो आमतौर पर ड्यूक पर नजर रखता था, क्विन के बगल में खड़े लाल बालों वाले अजनबी को देखने में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान भटक गया और वह समय पर ड्यूक की मदद नहीं कर पाया। ऐसे जीव को देखकर उसने सोचा कि यह कोई मानव जैसा जानवर है और वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वह जानवर ड्यूक के पीछे से टेलीपोर्ट हो चुका था, जिससे उसकी तलवार हवा के अलावा किसी और जगह नहीं जा रही थी और अगली जगह जहां बोनकाल प्रकट हुआ वह ड्यूक के ठीक सामने था ताकि उसे खत्म कर सके। क्विन उन पर हमला क्यों कर रहा है? जब तक वह उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करता रहा तब तक तो यही लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह वही जानवर है जिसे मैंने पहले उसकी रक्षा करते देखा था। क्या वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता? ड्यूक की पीठ पर पहला वार उसके अनुमान से भी ज्यादा बुरा था। उसने उसके सीने के कवच को चीर दिया था। हालांकि पीठ पर कवच कमजोर था, जिसका मतलब था कि वह बस यही सोच सकता था कि यह कोई उच्च स्तरीय जानवर है। अब बस यही करना था कि वह अपने आत्मा शस्त्र को सक्रिय करे और खुद को धरती से ढक ले, लेकिन यह बहुत धीमा होगा। ये सारे विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे जब उसने पंजा अपनी आंखों के सामने लटकता देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह जमने लगा। जैसे बर्फ की एक बड़ी सुरंग निकली और मौत के पंजे को वहीं जमा दिया और उसके तुरंत बाद राक्षसी तलवार से उस जानवर पर वार किया गया। काले खून की बजाय उन्होंने उसे एक काली धुंध में बदलते देखा जो धीरे धीरे क्वीन की जगह तक पहुंच गई। हालांकि उनके लिए यह समझना कठिन होगा कि जानवर का क्वीन से कोई संबंध था। इसके बावजूद क्रिस को इसका पता केवल इसलिए चला क्योंकि जानवर ने पहले ही अजीब हरकतें कर दी थीं। वह क्या था? बोनी ने पूछा। मुझे लगता है कि वह कोई जानवर था। क्या वह अभी भी जिंदा है? हमले ने ज्यादातर लोगों को चौंका दिया था और अब वे आगे क्या होने वाला है इसके लिए सतर्क थे। अपना सिर घुमाकर ऑस्कर सिर्फ यही मान सकता था कि यह एक ही व्यक्ति है, खासकर धुएं को अपनी ओर बढ़ते देखकर। वह लाल बालों वाला, ऑस्कर ने सोचा। उसे अपनी ओर आते देख क्विन सबसे पहले क्रिस के सामने आगे बढ़ी। तुम क्या कर रहे हो ऑस्कर? क्विन ने हाथापाई के लिए तैयार होकर कहा। इस आदमी ने मेरे आदमियों को चोट पहुंचाई। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जबकि ड्यूक लगभग मर ही गया था। वह आदमी तुम्हारी सुरक्षा के लायक नहीं है, क्विन ने जवाब दिया, अभी भी परेशान। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी जब हम सब भाग रहे थे, तब उसी ने मुझे काली दरार में धकेला था। ड्यूक के साथ अब जो कुछ भी हो रहा है वह उसी का हकदार है। ये सुनकर ऑस्कर को दोबारा सोचना पड़ा कि आखिर वह कौन था जिसने ड्यूक को वास्तव में चोट पहुंचाई थी। बिजली की क्षमता के सक्रिय होने की आवाज सुनाई दी और जल्द ही ऑस्कर को ड्यूक को कवर करते हुए पीछे हटना पड़ा क्योंकि बिजली सिल से आ रही थी। यह अच्छी स्थिति नहीं है। शापित गुट बहुत मजबूत है। वहां एक गोरा लड़का है और क्विन और दूसरा आदमी भी है, 3 बनाम 1 या 2 अगर मैं ओवन को भी अपनी तरफ से शामिल कर लूं। यह मेरे लिए अच्छा मुकाबला नहीं है, ऑस्कर ने सोचा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ड्यूक चिल्लाया। मैंने एक सम्राट स्तर के केकड़े को बगल से आते देखा, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे धकेलने का फैसला किया, इससे पहले कि वह तुम्हारा सिर नोच ले। मुझे पता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी बात अंदर ही रखी। अब जब तुम जिंदा हो तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी चीज का दावा कैसे कर सकता है? ड्यूक के शब्द केवल क्विन को और अधिक क्रोधित कर रहे थे। क्या साफ झूठ है? क्विन ने जवाब दिया। तुम मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी क्यों? तुम अकादमी के दिनों से ही घटिया इंसान रहे हो। क्विन, उसकी बात सुनो, ऑस्कर ने कहा। और मुझे कहना होगा, मैं अभी तुम्हारे पक्ष में नहीं हूं। लगता है कि अफवाहें सच हैं। शापित गुट सचमुच प्यो के साथ मिलकर काम कर रहा है।
उसने क्रिस की ओर उंगली उठाते हुए कहा। क्विन को इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह अब उस स्थिति में होगा। क्विन, तुम्हें इस स्थिति में डालने के लिए मुझे माफ़ करना। क्रिस ने कहा, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं प्यो में हूँ, लेकिन जब लोगों को पता चलता है तो वे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। चिंता मत करो, क्विन ने तुरंत जवाब दिया। ये गड़बड़ असल में मैंने ही शुरू की थी और शायद मैं चरित्र का सबसे अच्छा निर्णायक न हूँ, लेकिन ज़मीन पर पड़ा वो आदमी तुमसे कहीं ज़्यादा बुरा है। क्विन, मुझे बताओ कि तुम मुझे किससे निपटना चाहते हो, मैं तैयार हूँ जब तुम तैयार हो। सिल ने कहा, अभी भी वहीं खड़ा था और उसकी बाँह पर बिजली की चमक दौड़ रही थी। दानव स्तर के तीसरे सक्रिय कौशल के साथ सिल को सावधान रहना था और क्विन भी यह जानता था। असल में यही एक कौशल था जिसने दानव हथियार को इतना घातक बना दिया था। जितना शक्तिशाली, उतना ही शक्तिशाली उस कौशल का प्रभाव। क्विन, अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो मुझे अपने शिष्य की इसमें मदद करने में खुशी होगी। क्रिस ने कहा, विश्वपटल के किसी नेता को ऐसे नहीं चलना चाहिए। ऑस्कर ने तलवार बगल में रखते हुए कहा, भले ही मेरे आदमी ने कुछ गलत किया हो, हमें पहले दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। हम फिर से साथ आने का फैसला करने के बाद एक और गृहयुद्ध शुरू नहीं करना चाहते, है ना? क्विन ड्यूक पर जितना भी गुस्सा था, ऑस्कर की बात उतनी ही सही थी। अपनी स्थिति में वह अब और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था। उसकी हरकतें उसके गुट के बाकी सभी लोगों की हरकतें थीं और अब इसका असर उन पर भी पड़ेगा। यदि क्विन के मन में कोई द्वेष होगा तो इससे लड़ाई शुरू हो सकती है जिसमें अन्य लोग शामिल नहीं होना चाहेंगे। क्या क्विन, तुम तो विश्व नेता हो? क्रिस इतना उलझन में था कि ऑस्कर क्या कह रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह जानता था कि बाकी लोग विश्व नेता हैं, लेकिन क्विन से मिलने से पहले उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह कौन है। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जाहिर था कि वह एक विश्व नेता था। ये स्थिति हर पल और भी भयावह होती जा रही है। क्विन ने सोचा, और बेहतर होता कि वे दोनों पहले एक दूसरे के साथ ईमानदार होते। अरे यार, लोगन ने सबको बीच में ही टोकते हुए कहा, हालांकि उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। जल्द ही उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ज़मीन में गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। ज़मीन पहले की तरह ही ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, लेकिन अब और भी तेज़ हो गई थी। सब लोग हटो, हमें अब यहाँ से निकलना होगा, लोगन चिल्लाया। हालांकि चेतावनी बहुत देर से मिली क्योंकि उनके नीचे की ज़मीन हिल रही थी। वे सब जल्दी से उस जगह से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश करने लगे। तभी जमीन से एक बड़ा हीरा निकलता हुआ दिखाई दिया। अब अन्य लोगों को समझ आने लगा था कि इस क्षेत्र में वनस्पति क्यों नहीं है, और वे एक पुराने मित्र से मिलने वाले थे। जमीन से बड़ा हीरा निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। सबको पता था कि क्या होने वाला है। कुछ देर पहले जो भी बहस हुई थी वह सब भूल गई क्योंकि उन्हें असली समस्या से निपटना था। राक्षस स्तर का जानवर यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। जैसे ही जानवर पानी की सतह पर आया, वह फट गया, और जो आवाज़ हुई वह वैसी ही थी जैसी क्विन और क्रिस ने पहले दूर से सुनी थी। उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था और उसके साथ नीचे से ज़मीन उछल रही थी। जब सब बहस में व्यस्त थे, लोगन उस राक्षसी जानवर पर नज़र रख रहा था। जब उसने गौर किया तो उसने देखा कि वह अपनी जगह बदल रहा था, लेकिन एक बार फिर स्थिर रहा। धीरे धीरे वह चीज़ों को जोड़ने लगा। ज़मीन में गड़गड़ाहट और उसके तुरंत बाद राक्षसी जानवर की हलचल। जिस जमीन पर वे खड़े थे वहां कोई वनस्पति क्यों नहीं थी? सीधे शब्दों में कहें तो जिस जगह पर वे अब खड़े थे वह उन जगहों में से एक थी जहां राक्षसी स्तर का केकड़ा अक्सर आता था। फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि लगातार जानवर यहां क्यों आ रहे थे। हालांकि लोगान को एक याद ताज़ा हो गई जब वे एक खास नारंगी पोर्टल ग्रह पर भूमिगत थे। ऐसा लग रहा था कि वे जानवर एक दूसरे से संवाद कर रहे थे और सभी राजा स्तर के जानवर की महान शक्ति से प्रभावित थे। क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम इंसान नहीं देख पा रहे? क्या यही चीज़ इन जानवरों को यहाँ खींच रही है? यह विचार जितना दिलचस्प था, अब उसे बोनी और वॉर्ड के साथ रास्ते से हटना ज़रूरी था क्योंकि बाकियों को एक बड़े जानवर को हराना था। शुक्रिया, ड्यूक खांसते हुए बोला, क्योंकि वह अभी भी घायल था। अभी उसे ऑस्कर की बाँह के नीचे ले जाया जा रहा था। चोट ज़्यादा गंभीर नहीं थी और आमतौर पर कोई भी हिलडुल नहीं सकता, लेकिन किसी कारण से हमले के बाद भी दर्द कुछ देर तक बना रहा। यदि आप इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत कमज़ोर हैं तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्कर ने अपना हथियार निकालकर केकड़े से लड़ने के लिए दौड़ते हुए कहा। मैं तुम लोगों को यूं ही छोड़ देने वाला था, क्रिस ने कहा, लेकिन अब वह शापित केकड़ा मेरे सामने है, मुझे उसे एक और सबक सिखाना होगा। अपने दोनों ब्लेड निकालते हुए क्रिस इस बार राक्षस स्तर के जानवर के खिलाफ जाने से पीछे नहीं हट रहा था। जहां तक सिल की बात है, क्विन उसकी परछाई को ज़मीन पर गिराने में कामयाब रहा था और अपनी सिंक स्किल से सिल को उसकी परछाई में गिराकर उसे फिर से अपने पास ला पाया था।
सिल अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में ज़बरदस्त ताकत रखता था, लेकिन गति और सजगता के मामले में वह बड़े बड़े इंसानों से तो बेहतर था, लेकिन यहाँ मौजूद इन सभी राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं। ऑस्कर को कार्प से लड़ते देख क्विन को कुछ एहसास हुआ। पिछली लड़ाई में उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन ऑस्कर के पास सिर्फ पृथ्वी की क्षमता थी, उसने क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वह केकड़े से तेज चल पा रहा था और यह सब दानव स्तर की तलवार की वजह से था। इतना ही नहीं, क्विन को जल्द ही एहसास हो गया कि वह पहले की तुलना में इस बार और भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्या वह पीछे हट रहा था, शायद किसी राक्षसी स्तर के जानवर से पहले लड़ने से, क्योंकि उसे पता था कि केकड़े ने अभी तक सब कुछ नहीं दिखाया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगाना चाहता था। क्विन ने सोचा, सिल, तुम थकी हुई तो हो ना? क्विन ने पूछा। मैं तुम्हारे चेहरे पर पसीना देख सकता हूँ। क्विन, मैं अभी भी तुम्हारी लड़ाई में मदद कर सकता हूँ। सिल ने क्विन का हाथ पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा और मेरे पास कुछ तरकीबें हैं, तुम लोगन और बाकियों के साथ ठीक हो जाओ और अगर कुछ भी आता हुआ देखो तो उनकी रक्षा करो। हम तुम्हें मरते नहीं देख सकते और हमें अभी वोडन और रैटन को वापस लाना है। क्विन ने कहा, यह कहना सही होगा कि पिछली लड़ाई से केकड़ा पूरी तरह ठीक हो गया था, ऊंचे दर्जे का जानवर तेजी से ठीक हो गया था और उन्होंने उसकी प्रभावशाली पुनर्जनन क्षमताएं देखी थीं। फिर भी ऐसा लग रहा था कि हर व्यक्ति ने पिछली लड़ाई से कुछ सीखा था और अब ज्यादा सतर्क हो गया था। क्रिस के अलावा, जो केकड़े की पीठ पर लगे बड़े क्रिस्टल पर अपने बड़े ब्लेड घुमा रहा था, तभी क्विन ने कुछ देखा। जब एक पतला पंजा उस पर हमला करने आया तो बिना देखे ही वह पंजे से दूर जा गिरा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने। यही तो लूसी ने किया था। क्या ये क्यूई का तीसरा चरण है? क्विन ने सोचा। दूसरा चरण केवल अवरोध पैदा कर सकता था, शायद क्यूई का तीसरा चरण क्यूई का एक बाहरी प्रहार था। अब ये जानते हुए भले ही वह क्रिस को फिर कभी न देख पाए, यह एक ऐसी चीज थी जिसे वह अपने दम पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता था। आखिरकार क्विन भी आ गया और लड़ाई में शामिल हो गया। बिना समय गंवाए उसने सबसे पहले केकड़े के एक पैर पर हथौड़े से वार किया और उसके पतले पंजों में से एक को रोककर खून की दीवार खड़ी कर दी। उसने दीवार बनाने के लिए सिर्फ 10 एचपी पॉइंट इस्तेमाल किए थे। वह जानता था कि यह दानव स्तर के हमले को रोकने के लिए काफी नहीं होगा, बस उसे धीमा करना था। खून की दीवार को छूते हुए वह उस पर क्यूई के दूसरे चरण की परत चढ़ाने में कामयाब रहा। फिर जब दूसरा पंजा उसकी ओर आया तो उसने खुद को हथौड़े के वार या हथौड़े की लात मारने के लिए तैयार कर लिया। एक पंजे पर लात मारने से केकड़े का बाहरी आवरण थोड़ा सा टूट गया। उसकी रक्त भित्ति टूट गई थी, लेकिन अब वह ठीक था और तुरंत रास्ते से हट गया। क्षतिग्रस्त पंजे की ओर कूदते हुए क्विन ने खून का एक वार किया और अपनी परछाई से उसे पकड़ लिया, जिससे दरांती बन गई। फिर उस पर वार करके आखिरकार उसने शाखा को काट डाला। क्विन पहले भी ऐसा कर पाता था, लेकिन इस बार यह अलग था। अंग वापस नहीं बन रहा था, क्योंकि उसने अपनी क्यूई की दूसरी परत का इस्तेमाल किया था, और जब वह अपनी छाया दरांती से हमला कर रहा था तो वह हमले में अपनी थोड़ी सी क्यूई छोड़ पा रहा था, जिससे जानवर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया बाधित हो रही थी। ये देखकर क्रिस पीछे हट गया, क्योंकि उसे बड़े क्रिस्टल पर हमला करना बेकार लगा और वह केकड़े के सामने खड़ा हो गया। क्विन, ये मुझे थका देगा, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। क्विन को जवाब देने का मौका न देते हुए क्रिस ने अपनी दोनों तलवारें फैला दी और पूरी ताकत से उस जगह के सभी पंजों पर वार करने लगा। वे बेकाबू होकर सांप की तरह इधर उधर घूमने लगे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह ऑस्कर को मारेगा या ओवन को, लेकिन फिर भी वे दोनों ब्लेड से बच निकलने में कामयाब रहे। जोरदार हमलों ने उनके दोनों अंगों को काट डाला और अब वे दोबारा विकसित नहीं हो पा रहे थे। हथियार अपने आप में प्रभावशाली था, क्योंकि यह चेनसॉ की तरह प्रत्येक कठोर पैर को चीर देता था। यहाँ तक कि ऑस्कर का दानव स्तरीय ब्लेड भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने काम पूरा किया, क्रिस पसीने से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। ले बेवकूफ केकड़े, पिछली बार मैं ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अकेला था। क्विन, ध्यान रखना कि मैं सुरक्षित हूँ। क्विन के लिए ऐसा करने का एक आसान तरीका था। छाया लॉक सक्रिय। क्रिस अचानक गायब हो गया था, लेकिन अब उसे चोट लगने की कोई संभावना नहीं थी। मुझे आशा है कि वह इतना समझदार होगा कि इस जगह से भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्विन ने सोचा। केकड़े की पीठ पर लगा हीरा सिकुड़ने लगा और जल्द ही उसके चेहरे के पास बचे उसके दो बड़े पंजे भी पहले की तरह क्रिस्टलीकृत होने लगे। वह उन्हें दो विशाल हथौड़ों की तरह इस्तेमाल करते हुए नीचे पटकने लगा। तभी ओवन बिजली की तरह दूर भागा और केकड़े की पीठ पर प्रकट हुआ। पीठ अभी भी आंशिक रूप से हीरे से बनी थी, लेकिन अब वह देख सकता था कि उसका एक हिस्सा अब हीरे से ढका नहीं था। केकड़े की पीठ अब खुल गई है। ऐसा लग रहा है कि वह हीरे के केवल एक हिस्से को ही अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में घुमा सकता है। ये सुनकर ओवन उसकी पीठ पर वार कर रहा था और क्विन उसकी मदद करने लगा, जबकि ऑस्कर आगे की ओर रह गया।
ये तरीका बेहतर था क्योंकि कभी कभी केकड़ा अपने मुंह से पानी की धार छोड़ता, और जब ऐसा होता तो ऑस्कर अपने हथियार की सक्रिय क्षमता का इस्तेमाल कर पाता। इस बार जब ऐसा हुआ तो केकड़े के हाथों को ढन के क्रिस्टल का एक हिस्सा गिरने लगा। इतना ही नहीं, ओवन और क्विन की जिद की वजह से वे केकड़े की पीठ तोड़ने लगे और कामयाब भी हुए। अंततः उसके असली शरीर का मांस देखा जा सका। केकड़ा गुस्से से चिल्लाया और अपने दोनों पंजे फिर से उठा लिए। पिछली बार क्या हुआ था, ये जानते हुए ऑस्कर और क्विन दोनों बच निकलने में कामयाब रहे। पिछली बार जैसा उसने किया था वैसा करने के बजाय वह जमीन के नीचे छिप गया और फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगा, इतनी तेजी से कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। हम बहुत करीब थे, ओवन ने कहा। मुझे लगता है कि अगर हम इस बार इसका पीछा करते हैं तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि केकड़ा फिर से किसी दूसरी जगह आराम कर रहा है। मैं ओवन से सहमत हूँ, लोगन ने कहा। मुझे पता है कि सब थके हुए होंगे, लेकिन केकड़ा भी थका हुआ है और चोटिल भी है। अगर वह ऐसे भागा है तो उसकी हालत बहुत खराब होनी चाहिए। आखिरकार जानवरों की जीवित रहने की प्रवृत्ति तो भागना ही है। लड़ाई के दौरान ड्यूक की मरहम पट्टी हो गई थी और अब उसे जख्म उतना परेशान नहीं कर रहा था। वह एक बार फिर पूरी तरह से स्वस्थ और लड़ने के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले हुई उनकी बहस अब थम गई है क्योंकि वे एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे थे। छाया ताला खोलकर क्रिस को भी बाहर निकाल दिया गया। जब सब तैयार हो गए तो आखिरकार वे फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद एक छोटा सा अंतरिक्ष यान उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। ये ब्री परिवार के जहाज़ों में से एक है, लोगन ने कहा। क्या मोना ने आखिरकार यहाँ आने का फैसला किया? यदि सतह पर कुछ घटित हो गया हो या मोना ने अपना मन बदल लिया हो तो उन्होंने छोटे जहाज के उतरने का इंतजार करने का निर्णय लिया और उनके लिए दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। ग्रह की सतह जमीन पर बिखरे शवों से पटी हुई थी। एक तरफा युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे थे क्योंकि सभी शव नए संयुक्त विश्वगठबंधन के थे। हमले में कर्स्ट, ब्री, ग्रेलैश और सेना के बीच कोई भेदभाव नहीं था। इन सभी को पीटा गया था और उनमें से ज्यादातर मर चुके थे या उनके अंग गायब थे जो जल्द ही मरने वाले थे। उनमें से एक, मोना, अभी भी जिंदा थी। उसके पैर जल गए थे। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की कि क्या कोई उसकी मदद कर सकता है जो कम से कम उससे बेहतर हालत में हो, लेकिन कोई नहीं था। उस पागल, हमने क्या किया? उसे गुस्सा दिलाने के लिए हमने क्या किया? मोना ने आंसू भरे चेहरे के साथ कहा। जब उसने देखा कि जहाज़ों से कौन निकल गया है तो उसने उनकी मांगें मानने के अलावा कुछ नहीं किया। जब उन्हें जो चाहिए था वो सब मिल गया, तभी जल्द ही तबाही शुरू हो गई। उस वक्त मोना बस दूसरों की मदद करना चाहती थी। वो अपने पीछे सुनाई दे रही चीख पुकार को रोकने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो शांत रही। वो सामने वाले को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर यहाँ सब गायब भी हो जाएं, तो भी वह सुरक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बड़ी ताकत थी, लेकिन वह ताकत कहीं छिप गई थी। जब उस आदमी ने उसके कंधे को छुआ तो उसने तय कर लिया था कि वह उसके समय के लायक नहीं है। आमतौर पर नई पीढ़ी अधिक मजबूत होती है, लेकिन इस बार वे कमजोर हैं। ये आखिरी शब्द थे जो उसने अपने पैरों के जलकर राख हो जाने से पहले सुने थे। कृपया कोई भी उन्हें रोके, मोना चिल्लाए। उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जल्द ही एक साया उसके ऊपर से गुजरा, लेकिन वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी और उसे पता चल गया। भविष्य में तुम्हारी और तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम यहाँ नहीं मरोगे, मोना को उठाकर उस क्षेत्र से जाने से पहले आवाज ने कहा। ठीक इसी समय आंतरिक ग्रह पर बाकी लोगों की नज़र अब उन्हीं लोगों पर थी जिन्होंने ऊपर हमला किया था। जब भी जहाज के दरवाजे खुले तो सबसे पहले उन्हें एक विशालकाय हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया जिसकी धुंधलाली सफ़ेद दाढ़ी और नुकीले सफ़ेद बाल थे। उसके पीछे दो और लोग भी थे, दोनों गोरे, सुंदर और हृष्टपुष्ट। जैसे ही ओवन ने देखा कि वह कौन है, उसने अपना पंखा जमीन पर गिरा ही दिया, लेकिन पंखा उसके चेहरे से हटकर अब उसके बगल में लटक रहा था। क्या वे ब्री परिवार से हैं? ऑस्कर ने अनिश्चितता से कहा और सोचा कि शायद ओवन को ज्यादा पता होगा, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ओवन झुक गया। ग्रेलैश परिवार झुक रहा है। ये कौन है जो उन्हें झुकने पर मजबूर कर रहा है? ऑस्कर ने सोचा। क्विन और क्रिस दोनों के लिए भी यही स्थिति थी क्योंकि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और वह अकेला नहीं था। एक सुनहरे बालों वाली महिला और सुनहरे बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा उसके पीछे से आया। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ क्या कर रहा है? सिल ने अचानक जमीन पर दुबक कर आगे पीछे हिलना शुरू कर दिया। उसने मुझे ढूंढ लिया, वो मेरे पीछे आया, वो क्विन को मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। लोगन, जो सिल के सबसे करीब था, सब कुछ सुन सकता था और सिल की प्रतिक्रिया को अन्य दो की उपस्थिति के साथ जोड़कर उसे बुरा लग रहा था और उसे उम्मीद थी कि वह सही नहीं है।
क्विन, क्या तुम इस आदमी को महसूस कर सकते हो? क्रिस ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्विन ने उत्तर दिया। उसके शरीर से इतनी ज्यादा क्यूई निकल रही है जितनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। वह कौन है? क्रिस ने कहा। पहले क्विन को हर किसी के शरीर से निकलने वाली अजीबोगरीब ऊर्जा का एहसास नहीं था, लेकिन ज्यादा लोगों के शरीर में क्यूई का संचार था जितना उन्होंने सोचा था। उन्हें इस बात का एहसास था या नहीं, यह एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी यही बात उन्हें दूसरों से अलग कर देती थी। कुछ लोग कभी कभी इसे एक विशेष प्रकार की आभा के रूप में महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जो महसूस होता था वह क्यूई था, क्योंकि क्यूई अक्सर व्यक्ति की भावनाओं को आकार देता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। ये जानते हुए कि इस आदमी के पास कितनी मजबूत क्यूई थी और उसके शरीर में इसकी कितनी मात्रा थी, क्विन ने सोचा कि शायद ये शुद्ध नेता था जो आया था, लेकिन क्रिस निश्चित रूप से जानता था कि शुद्ध नेता कैसा दिखता होगा, इसलिए यह वह नहीं हो सकता था। मैं यहाँ अपना सामान लेने आया हूँ, आगे खड़े बूढ़े आदमी ने कहा। मेरा नाम हिल्स्टन ब्लेड है और हम बाल्डे परिवार का हिस्सा हैं। उन शब्दों को कहने से लोगन, क्विन और क्रिस ने उस क्षण में अलग तरह से व्यवहार किया। क्रिस ने ये नाम पहले भी सुना था, लेकिन प्यो में यह एक मिथक के रूप में प्रचलित था। यही वह आदमी है, यही वह आदमी है जिससे सिल इतना डरता है, यही वह व्यक्ति है जिसने उसे उस द्वीप पर फंसाया था। क्विन ने अपनी मुट्ठी कसते हुए सोचा। निरीक्षण करें। निरीक्षण विफल। कोई खोज नहीं दी गई है, कोई खतरा नहीं पाया गया है। उस समय क्विन उससे लड़ नहीं रहा था या जीने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए सिस्टम के लिए उसके लिए कोई खोज न करना ही उचित था। फिर भी उसके निरीक्षण कौशल, जो अब उच्च स्तर का हो गया था, का असफल होना आश्चर्यजनक था, लेकिन कुछ और भी था जो उसने उसे दिखाया। हालांकि यह बुनियादी जानकारी लाने में विफल रहा, लेकिन यह उसके पहने हुए गियर के उपकरण आंकड़े लाने में विफल नहीं हुआ। यही वजह थी कि सिल ने हिल्स्टन को पहली बार देखते ही ऐसा व्यवहार किया था। उसे क्विन से पहले ही पता था कि वह उपकरण क्या है। काले और सुनहरे रंग का एक कवच, जिसकी बनावट लगभग शैतानी लग रही थी। उसके शरीर पर यह प्रभावशाली लग रहा था, और यह सिर्फ प्रभावशाली नहीं लग रहा था, उसके पास जो भी उपकरण हैं वे सब दानव स्तर के हैं। ये कैसे संभव है? क्विन ने सोचा। बस यही देखकर उसे यहाँ से निकलने की कोशिश करने का मन कर रहा था, लेकिन क्या वह कोशिश करके भी निकल सकता था? हालांकि उसके पास कोई दानव स्तर का हथियार नहीं था, फिर भी क्या इससे कोई फर्क पड़ता? सिल के अनुसार हिल्स्टन कुछ हद तक एक अतिमानव था और अब उसके शरीर से क्यूई को महसूस करके क्विन समझ सकता था कि ऐसा क्यों है। अगर उसके पास दानव स्तर के उपकरण और सिल की क्षमता के अतिरिक्त आंकड़े भी होते तो वह अब तक का सबसे शक्तिशाली इंसान होता। मेरे पोते, अगर तुम भागकर छिपना ही चाहते थे तो तुम्हें बेहतर काम करना चाहिए था। वहां बैठे पत्रकारों ने तुम्हारा चेहरा हर जगह उड़ा दिया था, हिल्स्टन ने हंसते हुए कहा। हिल्स्टन की बात सुनकर क्रिस और ऑस्कर दोनों को और भी सुराग मिले कि यह आदमी कौन था और ओवन क्यों झुक रहा था। अगर परिवार का गोरा लड़का ऐसा कुछ कर सकता है तो परिवार का मुखिया भी कुछ खास ही होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सिल बार बार यही कहती रही। अब उस व्यक्ति को देखकर जिससे वे सब डरते थे, उन्हें पता चल गया कि यह एक गंभीर समस्या है। ये कमीना, सिल को देखो, ये कैसे सामान्य बात है कि तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य तुमसे इतना डरते हैं। क्विन ने सोचा, लेकिन ये सिर्फ विचार थे क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह खुश था कि बोन क्लॉ अभी भी ठीक हो रहा था, क्योंकि अगर वह अभी उसके विचारों को पढ़ सकता तो शायद हमला करने के लिए बाहर आ जाता। मैं देख रहा हूं कि तुम लोग किसी खोज में लगे हो। मुझे पता है कि तुम में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन हम ही हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों से ब्री, सनशील्ड और ग्रेलिश परिवार को पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया है। हम छुप कर रहते थे, लेकिन कोई तो थोड़ा दिखावा करना चाहता था। हिल्स्टन ने सिल की तरफ देखते हुए कहा। तो आखिरकार हमने तय कर लिया है कि हमें यहाँ ज्यादा मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। तुम दोनों, हिल्स्टन ने बोनी और वॉर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम ही वो रिपोर्टर हो जिन्होंने पहले सब कुछ फिल्माया था, है ना? अपना कैमरा चालू करो। अब समय आ गया है कि यहाँ ब्लेड परिवार के बारे में सबको पता चले। जो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो करो। हालांकि हिल्स्टन द्वारा बोले गए शब्द शांत थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें सुनने की जरूरत है, और वॉर्ड ने कैमरा चालू करना शुरू कर दिया। अगर वे यहाँ हैं तो क्या ब्रॉ उनके साथ आया था, या वह अभी भी द्वीप पर है? लोगन ने सोचा। ब्रॉ ब्लेड द्वीप के उन प्रमुख कर्मचारियों में से एक था जिसने उसे आज़ाद कर दिया था। अगर वह न होता तो उसे यकीन नहीं था कि वे कभी वहां से बच निकलते। उसने लोगन से यह भी कहा था कि वह देखता रहे, मानो रिचर्ड एनो के बारे में पूछते समय वह पास ही था। अच्छा, सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों न हम सब मिलकर इस शिकार पर चलें? हिल्स्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम कहने के लिए तो यह एक अजीब प्रतिक्रिया थी, लेकिन इन दोनों समूहों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसकी एकमात्र वजह यह थी कि क्रिस और क्विन कितने शांत थे और ऑस्कर कितना सतर्क था। ओवन, वह इन सब के बीच टाई ब्रेकर था।
जैसे ही हिलिस्टन ने शिकार पर जाने का सुझाव दिया, वह पहले की तरह आगे की ओर झुककर खड़ा हो गया। ओवन ने कहा, यदि आप हमें शिकार में मदद करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ऑस्कर ने ओवन के व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस किया था। ओवन एक आत्मविश्वासी नौजवान था जो लीडर की मेज पर जब भी बैठता था खुलकर बोलता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर रहा था, जिससे ऑस्कर भी सतर्क हो गया और उसे पता था कि उसे किसी न किसी तरह उस सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ घुलने मिलने का मौका मिल ही गया है। पूरा समूह पहले की तरह ही घूम रहा था। इस बार बोनी और वॉर्ड पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। वे आंतरिक ग्रह पर जहां वे भूमिगत थे वहां लाइव नहीं जा सकते थे, लेकिन बाद में वे इसके बारे में एक वीडियो पोस्ट कर पाएंगे। हालांकि बोनी और वॉर्ड को लगा कि उन्हें फिल्मांकन के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन साथ ही वह उन्हें इस तरह के घटनाक्रम को फिल्माने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकी। सिल की शक्ति को देखने के बाद वह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे वहां आएंगे। वे दोनों किनारे पर चलते हुए सब कुछ फिल्मा रहे थे जबकि ब्लेड्स पीछे चल रहे थे। इनमें सिल भी शामिल था, जो अपने माँ और पिता के बगल में खड़ा होकर सिर झुकाए पैरों को घसीटता हुआ चल रहा था। उसे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा नहीं था, वह बस स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ गया था। और सिल को इस तरह देखकर क्विन और भी परेशान हो रही थी। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत सुधार किया है, लेकिन फिर भी सब कुछ मुझे यही बता रहा है कि अगर मैं सिल को उनसे बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। मुझे सिल को वापस अपने साथ लाने का कोई रास्ता सोचना होगा, मैं उसे फिर से नहीं खो सकता। लोगन अब क्विन और क्रिस के करीब जा रहा था। वह उनके साथ अधिक सहज महसूस कर रहा था, खासकर नए लोगों के आने के बाद। क्विन, मुझे लगता है कि अभी के लिए यही बेहतर है कि हम सिल से दूर रहें, मानो हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। हमें नहीं पता कि वे सिल के बारे में कितना जानते हैं या उसने द्वीप क्यों छोड़ा। शायद उन्हें इसकी परवाह भी नहीं। मुझे लगता है कि शायद उनके यहाँ होने का एक कारण ये भी है कि वे उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने उसे वहाँ से भागने में मदद की थी, और अगर उसे पता चल गया कि हमने क्या किया है तो मुझे यकीन है कि वह बहुत नाराज़ होगा। लोगन ने समझाया। क्विन सहमत था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वे पहले ही निशाना बन चुके थे, खासकर अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने द्वीप के अन्य सभी बच्चों को भी अपने साथ ले लिया है। सिल के भाई बहनों से लड़ने के बाद क्विन को पता चल गया था कि ब्लेड्स कितने ताकतवर हैं, इसलिए उसे लगा कि उसे दूसरों की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल के दादा यानी तकनीकी पिता हिल्स्टन के पास सम्राट स्तर के 4 कवच होंगे, और उनके साथ मौजूद बाकी 2 भी कमज़ोर नहीं थे क्योंकि उन दोनों ने अर्धदेव स्तर का कवच पहना हुआ था। समूह में माहौल भारी हो गया क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अंततः ये सभी लोग एक साथ काम करने वाले अजनबियों का एक समूह थे। सिग्नल ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी नहीं हिला है। पिछली लड़ाई में शायद काफ़ी घायल हो गया है, लोगन ने कहा। इस राक्षसी जानवर को खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे वे जानवर के करीब पहुंच रहे थे, ऑस्कर को चीज़ें स्पष्ट करने की ज़रूरत थी। हिल्स्टन, इतने ताकतवर होने के बावजूद मैं सोच रहा था कि तुमने कभी सेना के सामने खुद को क्यों नहीं दिखाया। ऑस्कर ने पूछा। मैं समझता हूं तुमने कहा था कि तुम अपने प्यारे पोते को ढूंढने निकले हो, लेकिन लगता है हमारे अलावा बाकी सभी महाशक्तियों को तुम्हारे बारे में पता था। क्रिस की भी इसमें दिलचस्पी थी। प्यो को बाल्डे परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी थी, उन्हें बस इतना पता था कि 4 बड़े परिवारों से परे एक बड़ी ताकत मौजूद है और कुछ नहीं। अंदरूनी सूत्र तक पहुंचने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थीं। तुम्हें इसे एक आशीर्वाद समझना चाहिए कि तुम हमारे बारे में नहीं जानते थे, हिलिस्टन ने हंसते हुए कहा। ये सब हमारे परिवार को सिर्फ हमें चुनने के दर्द के कारण, हमें उखाड़ फेंकने की कोशिश के दर्द के कारण जानते थे, इसलिए बदले में उन्हें इसकी सज़ा मिली। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा नहीं करोगे। हिलिस्टन अपनी बातें कहते हुए बहुत शांत लग रहे थे, लेकिन साथ ही वे एक खतरा भी थे, और ओवन जानता था कि हिलिस्टन क्या कह रहा है। चूंकि बड़े परिवार एक समय ब्लेड्स को हराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक अनुबंध के जरिए अपने मजबूत सदस्यों को जंजीरों में जकड़ने के लिए बाध्य किया गया था। अगर ये ब्लेड्स इतने शक्तिशाली थे तो मेरा असली सवाल यह है कि वे युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए और दाल्की से लड़ने में हमारी मदद क्यों नहीं की। ऑस्कर ने अपने अंदर बढ़ते गुस्से के साथ सोचा, बाकी 4 बड़े परिवार भी, चाहे कितने भी घमंडी क्यों न हो, पृथ्वी की रक्षा करने की कोशिश कर चुके थे। फिर भी ब्लेड्स चुपचाप बैठे रहे और कुछ नहीं किया। आखिरकार वे जंगल जैसे हरे भरे मैदान से निकलकर अब ऊंचे घास के मैदानों से होकर गुजर रहे थे। फिर आगे एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर, ठीक उसी जगह जैसा वे पहले थे, एक विशाल कीचड़ का मैदान जहां घास नहीं उगती थी। केकड़े की बड़ी पीठ दिखाई दे रही थी। उसके घाव अभी भी भरे नहीं थे और उनसे काला खून बह रहा था। फिर भी ये काफ़ी दूरी पर था, लेकिन इसके विशाल आकार के कारण वे इसे देख सकते थे। हमें राक्षस श्रेणी के जानवर तक ले जाने के लिए धन्यवाद। संग्रह में एक और जानवर जोड़ना अच्छा रहेगा, हिलिस्टन ने कहा, और उन तीनों ने अपनी गति बढ़ा दी और दूसरों से आगे चल पड़े।
रुको, ऑस्कर ने कहा, हमने अभी तक शर्तों पर चर्चा नहीं की है। मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, मैं ये समझ सकता हूं, और मुझे तुम्हें हमारे शिकार में आमंत्रित करने में खुशी होगी, लेकिन हम पहले ही विश्व नेताओं के बीच एक समझौता कर चुके हैं कि बनने वाले राक्षसी हथियार का क्या करना है। अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हें उस समझौते में शामिल करने में खुशी होगी, बशर्ते सबकी सहमति हो, लेकिन हमें इन बातों पर पहले ही सहमति बनानी होगी। तुरंत ही हिलिस्टन हंसने लगे। तुम मुझसे किसी सौदे का हिस्सा बनने की उम्मीद करते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ब्लेड परिवार जिससे चाहता है, जो चाहता है, ले लेता है। वह दानव क्रिस्टल, जब हम उस जानवर को मार देंगे तब हमारा होगा। मुझे लगा था कि तुम इस ऑस्कर से ज्यादा होशियार होगे। जब तुम हमें यहाँ ले जा रहे थे तब मुझे लगा था कि तुम मेरी बात मान रहे होगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह सब बस एक बड़ी गलतफहमी थी। पागल हो बुड्ढे, ड्यूक उस पर चिल्लाया। तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें दानव क्रिस्टल यूं ही दे देंगे? हम ऐसी बेतुकी शर्तें क्यों मानेंगे? शायद इसी छुपने छुपाने की वजह से तुम पागल हो गए हो। ड्यूक कुछ समय से अपनी बात दबा रहा था। उसे दूसरों द्वारा सेना का अनादर करना बहुत बुरा लगता था, और ऑस्कर के साथ तो और भी ज्यादा। ड्यूक के मन में यही चल रहा था कि एक ऐसा परिवार जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, वे इतने मजबूत नहीं हो सकते। ऑस्कर बस एक सतर्क इंसान था, और कभी कभी बहुत अच्छा भी। पागल, हिलिस्टन ने दोहराया, और माँ और पिता ब्लेड पीछे हट गए और सिल को अपने साथ खींच लिया। ओवन को अब पहले से भी अधिक पसीना आ रहा था। यही वह बात है जिसका मुझे डर था। अब मुझे ये निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है। ब्लेड परिवार के बारे में जब बड़े परिवारों को पता चला तो उनके बीच अफवाहें फैलने लगी, और उन अफवाहों और नियमों में से एक ये था कि ब्लेड परिवार के सामने कभी भी पागल शब्द न कहा जाए। न सिर्फ उन्होंने वह शब्द कहा था, बल्कि ड्यूक ने उसे उस पर निशाना साधा था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, न ही कुछ देख पाया। अचानक ड्यूक का शरीर जमीन पर पड़ा था, उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, और उसकी आंखें गायब थीं। उसके ऊपर खड़ा व्यक्ति, जो कुछ क्षण पहले कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था, अब ड्यूक के शरीर के ऊपर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की मुद्रा में खड़ा था। ओह, मुझे लगता है कि यह खिलौने से भी आसानी से टूट गया, हिलिस्टन ने कहा। ड्यूक को जमीन पर पड़ा देखकर क्विन अपनी निरीक्षण क्षमता से बता सकता था कि ड्यूक मर चुका है। वहां मौजूद सबके सामने उसकी गर्दन टूट गई। उनमें से कुछ ने बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, और जब उन्होंने उन्हें खोला तो पूरा दृश्य बदल गया था। ये बिल्कुल अप्रत्याशित लग रहा था। हिलिस्टन शांत था और पूरे समय उन सभी से बात कर रहा था। क्या ड्यूक बोलते समय असभ्य लग रहा था? हाँ, लेकिन आमतौर पर लोग कुछ देर तक बहस करते हैं या किसी तरह का मतभेद होता है, इससे पहले कि यह इस हद तक पहुंच जाए। देखने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि हिलिस्टन के कारण ड्यूक की हत्या हो जाएगी। यद्यपि क्विन ड्यूक को मारना चाहता था और सोचता था कि उसे वह मिल गया है जिसका वह हकदार था, क्विन को ऐसा महसूस हुआ कि अब उनके पास चिंता करने के लिए कुछ बड़ा था। उसने उसे यूं ही मार डाला, सबके सामने। अब क्या होगा, उसने सोचा। जैसी कि उम्मीद थी, उस एक ही हरकत ने जल्द ही घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। ऑस्कर द्वारा तलवार घुमाकर पहला कौशल सक्रिय करने के तुरंत बाद, जहां हिलिस्टन खड़ा था, वहां जमीन ऊपर उठ गई। दो बड़ी दीवारों ने उसे जकड़ लिया और फंसा लिया। बर्फ से बनी एक सुरंग हिलिस्टन की ओर चमकती हुई आ रही थी। ऑस्कर इस उम्मीद में कि वह इस हमले से बच निकलेगा या बच जाएगा, अपनी तलवार से वार करने के लिए तैयार होकर उसे ध्यान से देख रहा था। हिलिस्टन वहीं खड़ा रहा, और जैसे जैसे बर्फ उसके शरीर के बेहद करीब पहुंचती गई, वह हर पल पिघलने लगी और सुरंग की जगह पानी का एक कुंड बन गया। सनशील्ड परिवार की अग्नि क्षमता, वे अभी भी जीवित हैं, ऑस्कर ने कहा। उसे सनशील्ड के नष्ट होने की जानकारी मिली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। अब ये जानते हुए कि उस बच्चे और उसके परिवार में किस प्रकार की क्षमता थी, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। फिर भी यदि बनी को ब्लेड परिवार द्वारा पकड़ लिया गया था, तो प्रश्न ये था कि हिलिस्टन की अग्नि क्षमता इतनी प्रबल कैसे थी कि वह उसके दानव स्तर के सक्रिय कौशल को भी पराजित करने में सक्षम थी। उस बेवकूफ़ की काबिलियत कई मायनों में काफ़ी काम आ गई है, हिलिस्टन ने कहा। उस बेवकूफ़ को भी तुम्हारा एक नेता माना जाता था, है ना? बदकिस्मती से वह अपने नाम के अनुरूप नहीं जी पाया। अगर नेताओं की यही ताकत है, तो मानव जाति का तो विलुप्त हो जाना ही चाहिए। ऑस्कर शुरू से ही इस संघर्ष को टालना चाहता था, अगर हो सके तो, लेकिन इस आदमी की इतनी जल्दबाजी से, यहाँ तक कि ड्यूक की हत्या से भी, उसे पता था कि अगर ऐसे व्यक्ति को शीर्ष पर रखा गया तो यह मानव जाति के लिए विनाश होगा। उसके उस समय कहे गए शब्दों ने उसे और भी आश्वस्त कर दिया था। ये सिर्फ ड्यूक की मौत का बदला लेने की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी मानवता के लिए लड़ाई थी। अपनी दानव तलवार को कसकर पकड़े हुए इस समय वह सिर्फ इसी पर भरोसा कर सकता था। ऑस्कर आगे बढ़ने की योजना बना रहा था कि तभी उसने नीली रोशनी की एक चिंगारी अपनी ओर आती देखी।
आखिरी क्षण में वह अपनी तलवार घुमाकर हमले का सामना करने में सक्षम हो गया। अब उसकी तलवार बिजली की नीली धारियों से ढकी हुई थी। वह समझ गया कि यह ग्रेलिश की शक्ति थी। हालांकि ऑस्कर तैयार नहीं था, उसने अपनी बांह पर मिट्टी नहीं लपेटी थी और तलवार से शक्ति उसकी बांह पर ऊपर नीचे दौड़ रही थी, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा मानो उस पर कोई असर ही न हो और उसने ज़मीन को धीरे धीरे अपने ऊपर पड़ने दिया। ये व्यक्ति उस बच्चे जैसा ही है, लेकिन उसे अधिक अनुभवी होना चाहिए, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा, ऑस्कर ने सोचा। जब तलवार से बिजली थम गई तो ऑस्कर फिर से आगे बढ़ा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। भले ही हिल्स्टन किसी गुप्त पद पर था, लेकिन शायद ही किसी को उसके हथियार की क्षमताओं के बारे में पता था और ऑस्कर इस जानकारी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना चाहता था। जब बिजली का हमला फिर से उसकी ओर हुआ तो ये पहले से ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा था। दो विशाल बिजली के बोल्ट प्रकाश की गति से उसकी ओर आ रहे थे। पहला एक चेतावनी शॉट है, ये देखने के लिए कि मैं इससे कैसे निपटता हूं, और दूसरा मुझे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए। ये बिल्कुल सही है, ऑस्कर ने अपनी तलवार जमीन पर रखते हुए कहा, जिससे तीसरा कौशल, बर्फ अवरोध, सक्रिय हो गया। जैसे ही तलवार अवरोध में धंसी, वह समय पर ऊपर उठी और चमकने लगी। जब बिजली के बोल्ट अवरोध से टकराए तो वह कुछ सेकंड के लिए वहीं रुकी रही, फिर वापस परावर्तित हो गई। अब शक्तिशाली हमला हिल्स्टन पर किया जा रहा था और यह पहले से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा। हमले के बाद ऑस्कर ने सोचा कि यह उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैंने पहले सभी दानव स्तरीय हथियारों की आभा को सक्रिय नहीं किया था, लेकिन मुझे आपकी शक्ति की पूरी मात्रा की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया मेरी मदद करें, ऑस्कर ने कहा, जैसे ही वह मैदान के एक तरफ से दूसरी तरफ पहले की तुलना में तेजी से चला गया। बिजली का झटका सबसे पहले हिल्स्टन पर लगा और पीछे हटने या हमले से बचने की कोशिश करने के बजाय हिल्स्टन वहीं खड़ा रहा। हालांकि ऑस्कर को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने अपनी तलवार पूरी ताकत और तेजी से नीचे की ओर घुमाई। इससे पहले कि उसकी तलवार हिल्स्टन पर वार करती, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी तलवार हिल्स्टन के नंगे हाथों से पकड़ ली गई, जिससे वह रुक गई। वह पूरी तरह से ठीक है, हालांकि उसे सीधे अपने ही वार से चोट लगी थी। मैंने ये देखा, लेकिन वह सुरक्षित दिख रहा है। अब ऑस्कर करीब आ गया था, वह काले और सुनहरे कवच को बेहतर ढंग से देख सकता था और ये देख सकता था कि उसने हमले को कितनी अच्छी तरह झेला। उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, उसने राक्षस स्तर का कवच पहन रखा है। ये हथियार तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लगता है तुम इसकी ताकत पर बहुत ज्यादा निर्भर हो, हिल्स्टन ने कहा। तुमने खुद को प्रशिक्षित करना छोड़ दिया है और साथ ही यह भी भूल गए हो कि योग्यता ही सबसे बड़ी चीज है। हिल्स्टन का एक जोरदार मुक्का सीधे ऑस्कर के पेट में लगा। मुक्का इतना जोरदार था कि उसे लगा था कि वह उड़ जाएगा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई और एक नहीं बल्कि कई मुक्के लगे, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। मुक्का सामान्य से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब रहा, क्योंकि मुक्का पूरी ताकत से लगा था। ये व्यक्ति, ये इंसान नहीं है। क्या यही विचार ऑस्कर के दिमाग में चल रहा था जब उसे उड़ा दिया गया था? जब उसका शरीर आखिरकार जमीन पर गिरा तो ज्यादा देर तक वहीं नहीं रुका, क्योंकि जमीन से बना एक खंभा उसकी पीठ पर लगा और उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक बड़ा सा आग का गोला उसके सामने आ गया और उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ऑस्कर तलवार की दूसरी कला को सक्रिय करने में कामयाब रहा। आग थोड़ी धीमी पड़ने लगी, लेकिन वह उसके अनुमान से ज्यादा तेज थी और उसे अभी भी लगी थी। आग का गोला उसे जमीन पर पटक गया, इससे पहले कि आग की लपटें धीरे धीरे कम होतीं। उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन ऑस्कर बहुत मजबूत था। उसने अपनी तलवार जमीन में गड़ा दी और खुद को ऊपर उठाने के लिए उसे जोर लगाया। मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ? अगर वह बिजली का इस्तेमाल करता है तो मेरी पृथ्वी क्षमता मुझे बढ़त दिला देगी, लेकिन उसके पास कई क्षमताएं हैं। वह आग पर भी जा सकता है, जो बर्फ के खिलाफ बहुत कारगर है, और पृथ्वी कौशल का इस्तेमाल मुझसे भी बेहतर कर सकता है। इसके अलावा वह शारीरिक रूप से भी ज्यादा ताकतवर है और उसके साथ के बाकी दो खिलाड़ी अभी तक लड़ाई में शामिल भी नहीं हुए हैं। ये सब देखकर बॉनी और वॉर्ड की आंखें भर आईं। वे हर संभव दृश्य कैद कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि यह एक उच्च स्तरीय मुकाबला होगा। वॉर्ड ने अपने कैमरे का फ्रेम रेट बढ़ा दिया था और बाद में वह जितना हो सके उतना कैद कर पाया। हालांकि उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि धरती के युद्ध नायक ऑस्कर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। भले ही उन्हें सेना का काम पसंद न आया हो, लेकिन युद्ध में ऑस्कर ने जो किया उसके लिए सभी को उसका शुक्रिया अदा करना था। उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी थी कि किस तरह उन्होंने डाल्की के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना, जबकि वह किसी अन्य के खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, यह विनाशकारी था। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? बोनी बोली, आंखें फाड़कर देख रहे हो? मुझे पता है कि मेरा ये कहना और पूछना स्वार्थी और बेवकूफ़ी भरा है, क्योंकि मैं और वॉर्ड कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग तो धरती पर सबसे ताकतवर हो, है ना? तो कुछ करो। समझ नहीं आ रहा, अगर उस आदमी ने कुछ नहीं किया तो प्लीज़
बस उसकी मदद करो, उसने घुटनों के बल गिरते हुए कहा। अब तक कोई और इसमें शामिल नहीं हुआ था। ऑस्कर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने ड्यूक की मृत्यु के तुरंत बाद कार्रवाई की थी। वे उस शक्ति से अभिभूत थे जो उन्होंने देखी थी। कवच कौशल सक्रिय करो, ऑस्कर ने कहा और उसकी छाती का टुकड़ा हरा चमकने लगा। इससे मुझे ठीक होने में मदद मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऑस्कर के पास समय नहीं था, क्योंकि 2 और भी बड़े बिजली के बोल्ट उसकी ओर फेंके गए थे। वह इतना घायल था कि हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी छाती के हथियार का सक्रिय कौशल अभी तक उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया था। अपनी तलवार को देखकर वह देख सकता था कि लाल छल्ला अभी आधा ठंडा होने की स्थिति में ही था। उसने एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन बिजली का बोल्ट बिना धीमा हुए सीधे उसमें से गुजर गया। मैंने अंततः अपना निर्णय ले लिया है। ऑस्कर के कंधे के ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। एक हाथ से बाहर की ओर एक धातु का पंखा निकला हुआ था और उसमें से एक और बिजली गिरी जो हिलिस्टन पर गिरी और उसकी गति धीमी हो गई। ओवन, धन्यवाद, ऑस्कर ने कहा। ठीक हो जाओ और हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे। मैंने किसी समय ऐसा करने की योजना बनाई थी और मुझे ऐसा कोई और समय नहीं दिख रहा है जब हमारे पास उस क्रूर को हराने का इससे बेहतर मौका हो। फिर भी ओवन की बिजली की शक्ति और ऑस्कर की पिछली धरती के बावजूद वह परास्त हो रहा था। ऐसा तब तक था जब तक कि कोई और शामिल नहीं हो गया, जिसने उसी जगह पर हमला करके ओवन की शक्ति बढ़ा दी। चिंगारियों का एक बड़ा धमाका हुआ और सारी बिजली गायब हो गई। ओह सिल, हिलिस्टन ने कहा, मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। लगता है विकी और पाई की बातें सच थीं, तुम्हें आखिरकार अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इनका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करोगी। ऑस्कर को नहीं पता था कि क्या हो रहा है या क्यों वह सुनहरे बालों वाला लड़का अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन वह इसका स्वागत कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेना की मदद करूंगा। एक और आवाज़ आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम उस आदमी को नहीं मारेंगे तो वह हम सब की गर्दनें तोड़ देगा, जैसे उसने उस आदमी की थीं। क्रिस ने ऑस्कर के पास खड़े होकर कहा। ऐसा लगता है कि बोनी की दलील का उन सब पर असर हुआ था और सब अपने होश में आ गए थे। हर कोई इस लड़ाई में शामिल होने को तैयार था, सिवाय एक के जो क्विन था। वह अभी भी किनारे पर खड़ा कुछ नहीं कर रहा था। क्या वह सचमुच इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा? बोनी ने सोचा। हालांकि फैक्स, जिसने इन विशाल शक्तियों के बीच लड़ाई में शामिल न होने का विकल्प चुना था, क्विन को देखा और सोच रहा था कि आखिर वह क्या करने वाला है। दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग एक साथ मिलकर एक आदमी का सामना करने वाले थे और उस टीम में सिल भी शामिल हो गया था। आखिरकार सिल उसे मनाने में कामयाब रहा और वो था लोगन। लड़ाई के दौरान लोगन सिल को उसके परिवार से थोड़ा दूर ले जाने में कामयाब हो गया था और अपने शब्दों के माध्यम से उसने सिल को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिल, तुम्हें पता है कि अगर हिलिस्टन उन सबको हरा देता है तो क्या होगा, है ना? क्विन तुम्हारे दादाजी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है। लोगन ने कहा, लेकिन तुम्हारे साथ उनके पास एक मौका हो सकता है। सिल ने अपने माता पिता की ओर देखा, जो लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, और फिर अपने दादाजी की ओर देखा, जो ऑस्कर की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उस मुस्कान ने उसके अंदर हल्का सा गुस्सा पैदा करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से ही उसने अपने सभी करीबी लोगों को खोया था, लेकिन जब भी वह लड़ाई के बारे में सोचता तो वह गुस्सा डर में बदलने लगता और उसके हाथ फिर से कांपने लगते। सिल, लोगन ने झट से कहा, हमने तुम्हें एक बार बचाया था, तुम्हें वहां से निकालने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली थी और अगर तुम उस समय न होते तो हम सब भी मर जाते। लेकिन पिछली बार सिल के साथ वोर्डन और रेटन थे जो उसका समर्थन कर रहे थे, इस बार वह अकेला था। जब आपके दादाजी को पता चलेगा कि हम ही थे जिन्होंने आपको उस द्वीप से निकाला और उनके अनमोल द्वीप पर उनके सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो क्या आपको लगता है कि वह हमें जीवित रहने देंगे? क्या आपको लगता है कि वह क्विन को शांति से जाने देंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट थे और तभी सिल ने अंततः अपने दादा के विरुद्ध लड़ने का साहस जुटाया। क्विन, भले ही तुम लड़ने से बहुत डरते हो, मैं इस बार तुम्हारी रक्षा करूंगा। सिल ने क्विनम की ओर देखते हुए सोचा। बोनी भी क्विन को देख रही थी, सोच रही थी कि वो लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो रहा, यहाँ तक कि वो अजनबी भी, जिसे प्यो का हिस्सा बताया गया था, शामिल हो गया था। क्विन तो बस वहीं खड़ा था। फैक्स की बात करें तो अगर क्विन अंदर नहीं जाने वाला था तो फैक्स भी नहीं जाने वाला था। आखिरकार फैक्स एक पिशाच था जिसका क्विन पर ऋण था, मानव जाति पर नहीं। इसके अलावा फैक्स को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में कितनी मदद कर सकता है। मेरा निरीक्षण कौशल मुझे कोई खोज क्यों नहीं दे रहा है? ये पहले भी आ चुका है, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, यहाँ तक कि पाए और विक्की के खिलाफ भी, तो हिल्स्टन के खिलाफ क्यों नहीं? क्विन ने सोचा। क्या आप मुझे यही बता रहे हैं कि यह असंभव है? दूसरों को ये देखने का भी समय नहीं मिला कि क्विन एक तरफ खड़ा था, क्योंकि वे अपने सामने खड़े राक्षस के बारे में अधिक चिंतित थे। ऑस्कर, मुझे तुम्हारी शक्ति उधार चाहिए, सिल ने उसके पास आते हुए कहा।
ऑस्कर ने बिना पीछे हटे सिल को अपना हाथ अपने शरीर पर दबाने दिया। ऑस्कर जानता था कि इस आदमी को हराने का सबसे ज्यादा मौका उस बच्चे के साथ है और वह उसकी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करने वाला था। उसके कवच के चारों ओर की हरी चमक गायब हो गई थी और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि वह कुछ समय तक फिर से सक्रिय कौशल का उपयोग नहीं कर पाएगा और उसे शक था कि हिल्स्टन उसे ऐसा करने का मौका भी देगा। मैं उस बूढ़े आदमी के कवच को वैसे ही खरोंच दूंगा जैसे मैंने उस केकड़े के खिलाफ किया था। क्रिस चिल्लाया और आगे बढ़ा और अपने दोनों ब्लेडों को दोनों तरफ से हिल्स्टन की ओर घुमाते हुए आगे बढ़ा। सही समय पर हिल्स्टन ने अपने हाथ के निचले हिस्से से दोनों ब्लेड जमीन पर पटक दिए। उसका क्यूई शरीर क्रिस द्वारा उत्पन्न क्यूई से भी ज्यादा मजबूत था और दानव स्तर के कवच से प्राप्त उसकी शक्ति हमेशा क्रिस के हथियार से मिलने वाले किसी भी आंकड़े से ज्यादा होती थी। कुछ ही देर बाद हिल्स्टन के पास नीली बिजली चमकी क्योंकि ओवन उसके ठीक बगल में आ गया था। हिल्स्टन ने तेजी से काम करते हुए ओवन पर बिजली के हमले शुरू कर दिए। उसने अपना पंखा जमीन पर फेंक दिया जिससे बिजली अचानक पंखे की ओर खींच गई, जिससे ओवन को कोई नुकसान नहीं हुआ और अब ओवन हिल्स्टन पर हमला करने में सक्षम था। हालांकि जब बाकी लोग किसी भी हमले को रोकने में व्यस्त थे तब हिल्स्टन के ऊपर मिट्टी का एक गुंबद जल्दी से खड़ा कर दिया गया। जब गुंबद गिरा तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या तुम ऐसा ही करते हो? हिल्स्टन ने कहा बिजली की तरह नीचे उतरते हुए। वह ओवन के पीछे था और उसने उसका कंधा पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था। उसकी दूसरी मुट्ठी आग की लपटों में घिरी हुई थी और वह ओवन को खत्म करने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वह अपना प्रहार करता, ओवन के नीचे की जमीन खिसकने लगी। जब तक कि वह मिट्टी से बने एक बक्से में ढक नहीं गया, उसे वापस उस स्थान पर ले जाया गया जहां सिल और ऑस्कर खड़े थे। क्रिस ने फिर से अपना हथियार उठाया और हिल्स्टन पर वार करने की कोशिश की। इस बार हिल्स्टन ने ब्लेड पकड़ लिए थे, फिर हथियार घुमाते हुए उसने क्रिस के पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठाकर पटक दिया। इससे पहले कि वह उठने की कोशिश करता, लगातार 4 बिजली के झटके लगे जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जो लोग किनारे से देख रहे थे उन्होंने सब कुछ देख लिया था। हिल्स्टन ने जो किया था वह लड़ने वालों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था, क्योंकि जब वे लड़ रहे थे उस पूरे समय सिल हिल्स्टन पर बिजली के बोल्ट दाग रहा था, फिर भी एक भी नहीं लगा। सिल को बहुत पीछे रहना पड़ा क्योंकि उसके पास अतिरिक्त आंकड़े देने के लिए सुपर स्पीड या अच्छा कवच नहीं था, लेकिन अब वह उसे बिजली से भी नहीं मार सकता था। ओवन, हिल्टन ने कहा, मुझे हैरानी है कि तुम उनके साथ जाने को तैयार हो गए। मैं हमेशा से तुम्हें बाकी नेताओं से ज्यादा होशियार समझता था, खासकर तब जब मैं तुम्हारे प्यारे दादाजी को लेकर गया था। क्या तुम्हें उनकी जान की परवाह नहीं है? ओवन, सिल द्वारा बनाए गए मिट्टी के बक्से से बाहर निकलते समय चोटिल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह लड़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त स्वस्थ था। क्या तुम सच में नहीं समझते? ओवन बोला, जब तुमने मेरे दादा को पकड़ा था तब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जंजीरों में जकड़े कुछ लोग जिंदा रहने की बजाय मरना पसंद करेंगे और मैं तुमसे या किसी और से डरकर नहीं जीना चाहता। अगर हमें तुम्हें हराने का कोई मौका मिले तो इसके लिए यही सबसे सही समय होगा। हिल्स्टन हंसने लगा, देखो, तुम में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक को पहले भी चोट लगी है और मुझे तो एक खरोंच तक नहीं आई। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक साथ लड़ो या एक एक करके। हो सकता है कि तुम्हें मेरा पोता तुम्हारे साथ होने की वजह से भरोसा हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, सिल। हिल्स्टन ने सिल की ओर मुड़कर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इसके 3 कारण हैं। पहला, भले ही हम दोनों एक जैसी क्षमताओं की नकल कर सकें, लेकिन अपने वर्षों के अनुभव के साथ मैं उनका इस्तेमाल तुमसे बेहतर कर सकता हूं। दूसरा, तुमने द्वीप पर प्रशिक्षण कभी पूरा नहीं किया, शायद तब तुम कुछ हद तक खतरा होते, लेकिन तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे माता पिता के बराबर भी नहीं है, मेरे तो क्या। और अंत में, तुम मुझसे ज्यादा क्षमताएं जमा कर सकते हो सिल। मैं तुम्हारी क्षमताओं की शक्ति से बता सकता हूं कि तुम अपने पुराने रूप में लौट आए हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे पास जो क्षमताएं हैं उनमें एक अंतर है और वह है गुणवत्ता। अपने भाषण के बाद उसने एक बड़ा नीला बिजली का बोल्ट छोड़ा जो किसी भी अन्य बिजली के बोल्ट से ज्यादा शक्तिशाली था और सिल ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप वैसा ही किया। हालांकि जब दोनों बोल्ट टकराए तो एक स्पष्ट विजेता था क्योंकि वह दूसरी बिजली के बोल्ट के विरुद्ध आगे बढ़ता रहा। वार करने से पहले बर्फ की दीवार एक बार फिर ऊपर उठ गई, लेकिन ये पिछली बार की पुनरावृत्ति मात्र थी। जब वार वापस किया गया तब भी वह हिल्स्टन की छाती पर लगा था और उसका कोई असर नहीं हुआ। अब इसमें क्या तुक है, तुमने तो बस अपनी मौत में देरी कर दी है, हिल्स्टन ने कहा। जब बर्फ की दीवार ढह गई तो उनके साथ एक और व्यक्ति था जो पहले वहां नहीं था, काले घुंघराले बालों वाला एक बच्चा। ओह, और यह कौन है? हिल्स्टन ने कहा, जानकारी के अनुसार पिताजी, वह नए नेताओं में से एक है। माँ ब्लेड बोली, एक नया नेता, और आपको लगता है कि आपके अभी शामिल होने से किसी तरह स्थिति बदल जाएगी? ठीक है, आप सभी मूर्ख हैं। नहीं, क्विन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे शामिल होने से भी हमें जीतने में मदद मिलेगी।
सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक राक्षस हो जिसे हराया नहीं जा सकता। हिलिस्टन इन शब्दों पर मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि राक्षस एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश है और इससे उनका अहंकार बढ़ गया। हालांकि मैं जानता हूं कि एक से अधिक राक्षस मौजूद हैं और एक राक्षस को हराने के लिए मुझे बस दूसरे राक्षस को बुलाने की जरूरत है। अब तक क्रिस इतना होश में आ चुका था कि क्विन क्या कर रहा था, उसे देख पा रहा था। उसकी क्यूई की दूसरी अवस्था और शानदार शरीर ने उसे बिजली के हमलों से बचने में मदद की थी। वह क्विन की ताकत जानता था, कम से कम उससे तो यही लगता था, और उसने सोचा कि क्विन के साथ आने का कोई मतलब नहीं है, उसे तो भाग जाना चाहिए था जब बाकी लोग लड़ रहे थे। तो फिर उसमें इतना आत्मविश्वास क्यों है? जमीन पर हाथ रखते ही एक परछाई जमीन पर फैलने लगी। क्विन को हिलिस्टन की एक और बात भी ध्यान में आए, वो ये कि वो बाकियों को अपनी ताकत दिखाने का भरपूर मौका देता था। ये आदमी पागल था, उसे बस एक मजबूत प्रतिद्वंदी चाहिए था, इसीलिए वो हमेशा उनका इंतजार करता रहता था। और वह जानता था कि हिल्स्टन भी अब ऐसा ही करेगा। जब परछाई फर्श पर फैली तो उसमें बुलबुले उठने लगे और जल्द ही उसमें से एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। एक लंबा काले बालों वाला आदमी जिसकी पीठ पर जंजीर से बंधी तलवार लटक रही थी। ये देखकर फैक्स पीठ के बल गिर पड़ा। आथ महान परिवारों के लोगों के शव सतह पर बिखरे पड़े थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ ब्लेड परिवार ने किया था। उनमें से कुछ ने उस बूढ़े आदमी को देखकर यह नहीं सोचा था कि इस दुनिया से जाने से पहले यह उनकी आखिरी चीज होगी। वे शांति के लिए लड़ रहे थे, डल्की के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक अनजान दुश्मन से लड़ रहे होंगे। सतह पर मौजूद लोगों पर हमला करते समय हिल्स्टन लापरवाह था। कुछ लोग सोचेंगे कि यह ब्लेड्स के अतीत के कामों के अनुरूप नहीं था। सच तो यह था कि हिल्स्टन हमेशा लापरवाह रहता था, जहां भी जाता ब्लेड परिवार के निशान छोड़ जाता था। ऐसे कई गवाह थे जिन्होंने उसकी ताकत पहले भी देखी थी, फिर भी बड़े परिवारों के बाहर किसी को नहीं पता था कि ब्लेड असल में कौन थे। क्यों? क्योंकि कोई न कोई हमेशा उनके निशानों को छुपाने के लिए, उनके बारे में जानने वालों को चुप कराने के लिए मौजूद रहता था। इस बार समस्या ये थी कि मामला इतना बड़ा था कि उसे चुप नहीं कराया जा सकता था। इसमें बहुत से लोग शामिल थे और ब्लेड्स ने साफ कर दिया था अब वे इस झमेले में शामिल हो रहे थे। वे अब छिपने वाले नहीं थे। हिलिस्टन की लापरवाही की वजह से कुछ अप्रत्याशित लोग बच गए। ये वे थे जो उसके अनुमान से ज्यादा ताकतवर थे, जो आम इंसानों से थोड़े ज्यादा खास थे। सबसे पहले जो होश में आए और जिनका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उनमें से एक था सैम। सैम सतह पर ही रहा, उम्मीद करता रहा कि अगर क्विन को कभी मदद या जानकारी की जरूरत पड़ी तो वह उसे दे सकेगा। वह कोई अच्छा योद्धा नहीं था और उसने अभी तक कोई हुनर नहीं सीखा था। हालांकि उसका शरीर धीरे धीरे इतना ठीक हो रहा था कि वह जिंदा रह सके, लेकिन इतना नहीं कि उसका शरीर पहले जैसा हो जाए। उसके पैर अभी भी जगह जगह से टूटे हुए थे और शरीर पर जलने के कई निशान दिखाई दे रहे थे। ऊपर देखकर, आंखें खोलकर वह देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई जिंदा तो नहीं है। नेट, डेनिस, पॉल, तुम लोग ठीक तो हो? ये वो लोग थे जो उसके साथ सतह पर ही रह गए थे। वे भी बाल्डे परिवार के ज्यादा खिलाफ नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पॉल की हालत बेहतर थी, लेकिन उसकी बाहें अभी भी सलामत थीं, हालांकि उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा कुचला गया था। मैं यहाँ नहीं मर सकता, पॉल ने सोचा। सब अभी भी जिंदा हैं और मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, और हेली क्या करेगी, उसे अभी भी सच्चाई नहीं पता। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए उसे उसकी चिंता हुई। वह बाकियों के साथ जहाज पर ही रह गई थी। हिल्स्टन ने जो कुछ किया था उसे देखने के बाद उसके लिए दूसरे जहाज़ों और उन पर सवार सभी लोगों को नष्ट करना आसान होता। सबसे ताकतवर सदस्य उसके साथ शिकार पर थे। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि वे पहले वहां न पहुंच गए हों। अगर वह जीवित है तो वह भी मेरी तरह किस पर लटकी हुई है। इन विचारों को मन में रखते हुए पॉल ने खुद को फर्श पर घसीटा, एक हाथ को दूसरे के सामने रखते हुए कठोर जमीन में खुदाई की। अपने सख्त नाखूनों से उसने बर्फ की सतह खोदी और खुद को सबसे नजदीकी शरीर की ओर खींचा। वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था, लेकिन पॉल को किसी और चीज की जरूरत थी। उसने पहले कभी इस तरह सीधे खून नहीं लिया था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने एक लाश की नसों में अपने नुकीले दांत गड़ाकर खून को अपने गले में खींचना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी महसूस हुई और फिर उसके पैरों को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके पैर सिर्फ कुचले हुए थे, अंग फटे नहीं थे। फिर भी अगर वह कोई आम इंसान होता तो खून की कमी से पहले ही मर चुका होता। जब उसका शरीर आखिरकार ठीक हुआ तो उसने चारों ओर देखा और पास में ही किसी को जमीन से उठने की कोशिश करते हुए देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। पॉल एक और शव को पकड़कर सैम के सामने ले आया। पी लो, तुम भी मेरी तरह हो, है ना? तो इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। पॉल ने कहा, मुझे नहीं पता मेरा फ्लास्क कहाँ गया और मुझे लगता है कि तुमने भी लड़ाई में अपना खो दिया होगा।
ज़्यादा समय नहीं लगा और सैम को इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे पहले कि वह अपने सामने वाले शरीर में अपने नुकीले दांत गड़ा दे। पॉल की तरह उसका शरीर भी जल्द ही ठीक हो गया और वह पहले की तरह चलने फिरने में सक्षम हो गया। मेरा फ्लास्क पूरी तरह से खराब हो गया, सैम ने कहा। बाकी का क्या हुआ, क्या तुमने देखा कि वे ठीक हैं? शापित गुट के जो सदस्य उस समय मेरे आसपास थे वे सब मर चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ सबकी जांच करने का समय नहीं मिला है। पॉल ने सभी शवों को देखते हुए जवाब दिया। ये युद्ध के दौरान देखे गए दृश्यों की याद दिलाता था, जिसकी उसे यहाँ भी उम्मीद नहीं थी, खासकर किसी और इंसान द्वारा किए गए दृश्य की। जीवित बचे लोगों की तलाश में उन्हें कुछ लोग तो मिले, लेकिन उनकी हालत हमेशा खराब थी। ज़्यादातर लोग इतने दर्द में थे कि वे मरने के लिए तरस रहे थे, वरना वे जल्द ही मर जाएंगे। जो लोग ऐसे थे, उनके लिए पॉल अपनी जहर की क्षमता का इस्तेमाल करके उन्हें दर्दरहित मौत दे सकता था। जब सैम उन्हें खोज रहा था तो उसके दिमाग में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब वे पहली बार जहाज से उतरे थे तो नेट ने हिल्स्टन की बांह पकड़ ली थी और अपने आत्मा शस्त्र को सक्रिय करके अपनी कठोर करने की क्षमता से उसे धीरे धीरे ठोस बना दिया था। उन्हें जल्द ही पता चला कि हिल्स्टन ने ऐसा होने दिया, यहाँ तक कि उसका हाथ सामान्य से अधिक भारी होने के बावजूद बूढ़ा आदमी उसे उतनी ही तेजी से हिलाने में सक्षम था और उसने नेट को दूर मारा। उस एक मुक्के के बाद सैम ने उसे फिर से उठते नहीं देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसने समय रहते अपनी हॉर्डनिंग स्किल एक्टिवेट कर ली होगी और अब भी जिंदा होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल था। अलग अलग क्षमताओं के इस्तेमाल से बने कई गड्ढे जगह जगह थे, और अगर नेट ठीक नहीं होता तो वह भी उनमें से किसी एक की चपेट में आ सकता था, ठीक वैसे ही जैसे सैम के साथ हुआ था। बस फर्क इतना था कि सैम इंसान नहीं था। आखिरकार अपनी खोजों के जरिए वे दो शापित सदस्यों डेनिस और नेट को ढूंढ पाए, जिनकी उन्हें तलाश थी। वे अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें ले जाते हुए और एक तरफ ले जाते हुए वे सोच रहे थे कि क्या वे कुछ कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों की तरह वे दोनों भी शीघ्र ही मरने वाले थे। मुझे लगता है कि मैं बस यही कर सकता हूं कि वे भी बाकियों की तरह शांति से चल बसें, पॉल ने अफसोस के साथ कहा। पहले तो उसे शापित गुट से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह उनके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा वे उसे पसंद आने लगे। विशेष रूप से वह डेनिस के बहुत करीब थे, जो उनकी उम्र के करीब था। उन दोनों में बहुत सी समानताएं थीं। क्या यही मेरी नियति है कि मैं हमेशा लोगों को अंतिम बाधा पर निराश कर दूं? उसने सोचा। सैम भी उतना ही बुरा महसूस कर रहा था। उसने नेट से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जहां उसे मुक्का मारा गया था वहां उसका जबड़ा टूट गया था और ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। यदि यही एकमात्र काम है जो हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए, सैम ने अफसोस के साथ कहा और उसकी आंखों से आंसू बहकर फर्श पर गिरने लगे। एक और काम है जो तुम दोनों कर सकते हो, एक आवाज़ ने कहा। दोनों ने अपना सिर घुमाकर देखने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। दोनों को अपनी प्रतिक्रियाओं से पता चल गया कि वे एक ही चीज़ सुन रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि यह उनके दिमाग में न हो। जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे साथ किया था, वैसे ही तुम भी उनके साथ कर सकते हो। तुम दोनों इतने मजबूत हो कि एक और पैदा कर सको, आवाज़ बोलती रही। तुम कौन हो? सैम चिल्लाया। अपना परिचय दो। हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात क्यों सुने जो खुद को छुपा रहा है? मेरी बात सुनना या न सुनना तुम दोनों पर निर्भर है, लेकिन तुम जानते हो कि इससे उनकी जान बच सकती है, और जिस आदमी ने तुम सबके साथ ऐसा किया वह डूब चुका है। मुझे डर है कि तुम्हारे दोस्तों का भी यही हश्र हुआ होगा। कम से कम तुम अपने सामने मौजूद लोगों की जान तो बचा ही सकते हो। आवाज़ धीरे धीरे धीमी पड़ गई और दोनों को एहसास हुआ कि वह अस्तित्व चला गया है। उन्होंने कुछ सेकंड तक इसके बारे में सोचा और वे समझ गए कि आवाज़ क्या कह रही थी। उनके साथ भी वही करना जो क्विन ने एक बार हमारे साथ किया था। वह चाहता है कि हम उन्हें बदल दें, लेकिन क्या ये संभव भी है? सैम ने सोचा। उसे क्विन द्वारा पिशाच जगत के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां याद आ गईं। ये संभव हो या ना हो, पिशाच कानून के हिसाब से यह गैरकानूनी ज़रूर था, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता था? क्या कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण था या उसके दोस्त की जान? लगभग एक ही समय पर उन दोनों ने अपनी भुजाएं काट लीं तथा अपना खून अन्य दो शापित सदस्यों के गले में डालना शुरू कर दिया। तुम लोगों को जीवित रहना होगा, वे दोनों चिल्लाए, क्योंकि करवट बदलने की रस्म शुरू हो चुकी थी। आमतौर पर किसी इंसान को पिशाच का खून पीने देना ही किसी को बदलने के लिए काफ़ी नहीं था। अगर किसी इंसान ने गलती से पिशाच का खून पी लिया तो वह उसे नहीं बदलेगा। कोई भी पिशाच का खून यूं ही अपने साथ नहीं रख सकता था और लोगों को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता था। इसके लिए एक रक्त अनुष्ठान की ज़रूरत थी, एक इंसान को पिशाच में बदलने की प्रक्रिया, और इसकी शुरुआत इंसान द्वारा रक्त पीने से होती थी। पॉल और सैम दोनों को ही इस रक्त अनुष्ठान को सक्रिय करने का कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्हें बस इतना ही पता था कि क्विन के जरिए उन्होंने खुद क्या किया था, और सैम को भी यकीन नहीं था कि क्विन को पता था।
क्योंकि वह उसी सिस्टम के माध्यम से सक्रिय होगा जिसका वह उपयोग करता था। हालांकि कोई उन्हें हर कदम पर बता रहा था कि उन्हें क्या करना है, वही आवाज़ जो पहले भी उन तक पहुंच रही थी। वे अपने अंदर की अजीब ऊर्जा को सक्रिय और प्रतिध्वनित होते हुए महसूस कर सकते थे, मानो उनके शरीर उनके सामने मौजूद दो शरीरों से जुड़ गए हों और पहले की तरह उनके मुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रस्म वाकई कामयाब रही, लगता है शायद वे इससे उबर जाएं, सैम ने कहा। अब उसे किसी और बात की चिंता थी। उसे बस यही चिंता थी कि वे दोनों क्या बन जाएंगे। क्विन ने अब तक जितने भी लोगों को बदला था और उनकी स्थितियों के आधार पर सबसे संभावित उत्तर ये था कि वे जिस स्थिति में थे उसके कारण वे मरे हुए प्रकारों में बदल गए होंगे। ये भी संभव था कि उनके इनमें बदल जाने की अधिक संभावना थी और वे किसी और चीज़ में बदल सकते थे, लेकिन ये सब इस बात पर आधारित था कि क्विन ने लोगों को कब बदला। अभी पहली बार सैम और पॉल, दो सामान्य पिशाच, दूसरों को पिशाच बना रहे थे। सैम असल में पहले एक हाफलिंग था, लेकिन दूसरों के साथ लड़ते लड़ते और समय बिताते हुए वह अंततः विकसित हो गया और वह शुक्रगुजार था कि वह ऐसा कर पाया, वरना जिस प्रक्रिया से वे अभी गुजर रहे थे वह शायद संभव ही नहीं होती। पॉल की तरफ देखते हुए वह उसके चेहरे पर पसीना बहता देख सकता था और उसने अंदाज़ा लगाया कि उसे भी वही महसूस हो रहा होगा जो सैम को हो रहा था। जब अनुष्ठान चल रहा था और बाकी लोग दर्द से चीख रहे थे तो उनसे भी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। तुम दोनों तो बस साधारण पिशाच हो, रहस्यमयी आवाज़ ने कहा। ये तुम्हें थका देगा। तुम न तो पिशाचों के नेता हो और न ही उनके वंशज, ज़्यादातर एक व्यक्ति को पिशाच बनाना ही तुम्हारी सीमा होगी। इस बारे में सोचते हुए जब क्विन ने दूसरों को बदला तो वह बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन एक पिशाच नेता होने के नाते वह इन दोनों जैसा महसूस करने से पहले कितने लोगों को बदल पाया। एक और सवाल ये था कि जिन लोगों को उन्होंने बदला उनका क्या हुआ? क्या वे सैम और पॉल की तरह क्विन के प्रति वफादार होंगे, या अब वे उनके अधीन होंगे? ये वो सवाल थे जो सैम पूछना चाहता था, लेकिन उसे उस रहस्यमयी आवाज़ पर ज़्यादा भरोसा करने से डर लग रहा था, और यह भी कि कहीं ये सब किसी तरह का जाल तो नहीं बन जाएगा। ऐसा करने में जोखिम और फ़ायदा दोनों था, और सैम ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाना वाजिब है। नेट, मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहते थे कि क्विन तुम्हें बदल दे। तुम इसे बाहरी मदद समझते, शायद तुम अपनी वो अनमोल क्षमता भी खो देते जिसे निखारने के लिए तुमने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की है। लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे, है ना? तुम समझोगे कि जीना मौत से कहीं बेहतर है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है, न केवल क्विन की मदद करके बल्कि इस दुनिया में अपनी विरासत बनाने में भी मदद करके। नेट ने सोचा। अंततः काफ़ी समय बाद वह अजीब ऊर्जा जो वे दोनों महसूस कर सकते थे और जो उनके शरीर से दूर जा रही थी, गायब हो गई तथा नेट और डेनिस की चीखें और करवटें धीमी पड़ने लगीं। आखिरकार जब उनके शरीर का दर्द खत्म हो गया तो उन्हें लगा कि उनके जख्म पहले से भर गए हैं। धीरे धीरे वे दोनों होश में आने लगे और अपने सामने दूसरों को देख पा रहे थे। उन्हें कुछ पल पहले हुई हर बात याद थी, वे पूरी घटना के प्रति सचेत थे। नेट को ये भी याद था कि उसने सैम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक था। ये क्या जादू है? नेट ने अपना चेहरा छूते हुए कहा और पाया कि उसकी जबड़े की रेखा पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा चिकनी लग रही थी। उसके घने चौकोर बाल अब मुलायम लग रहे थे और उसका पूरा शरीर थोड़ा हल्का लग रहा था। मैं बहुत ताज़ा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत जीवंत महसूस कर रहा हूँ। क्या आप लोगों में उपचार करने की क्षमता थी? आपने हमें जो खून दिया उसका क्या मतलब है? नेट ने पूछा। प्रश्न पूछने के बजाय डेनिस ने सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठकर अपना सिर फर्श पर रख दिया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा था कि मुझे मरना ठीक रहेगा, लेकिन जब मुझे लगा कि दोबारा जीने का कोई रास्ता है तो मैंने उसे थाम लिया और आगे बढ़ गया। शुक्रिया, शुक्रिया, डेनिस ने कहा। शायद मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए यार, नेट ने कहा। माफ़ करना, मैं इतना हैरान था कि अपनी तारीफ जाहिर करना ही भूल गया। तुम दोनों को अभी के लिए अपना धन्यवाद रोक लेना चाहिए, सैम ने कहा। पॉल और सैम दोनों ने संक्षेप में बताया कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ था और अब वे क्या हैं। वे स्तब्ध थे, हैरान थे, लेकिन साथ ही कुछ समय से सोच रहे थे कि कुछ तो होने वाला है। बस उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह कुछ ऐसा होगा। इंसानों से अलग एक पूरी गुप्त जाति अंधेरे में छिपी हुई है। क्विन और अन्य लोगों के साथ जो कुछ हुआ था उसके पूरे इतिहास को बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन उन्होंने काज और अन्य लोगों की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत बताया था जो पहले ही बदल चुके थे। एक क्षण के लिए नेट चुप हो गया और सैम को चिंता हुई कि वह ये सब कैसे ले रहा है। मुझे माफ़ करना नेट, मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए थी, सैम ने कहा। सैम के कंधे पर हाथ रखकर उसने ऊपर देखा और एक सौम्य मुस्कान दी। अफसोस मत करो बेवकूफ़, तुमने मेरी जान बचाई। मैं ऐसी किसी बात के लिए तुम्हारा एहसान फरामोश होकर नफरत क्यों करूं? मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं खुद भी कुछ करना चाहता था, लेकिन अगर मैं मर ही गया तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा?
और मैं डेट मिलने से पहले नहीं मर सकता, ये तो तुम जानते ही हो। अरे एक मिनट रुको, नेट अचानक चिल्लाया जैसे कि वह उत्साहित था। उसने फिर से अपना चेहरा छुआ और अपनी उंगलियों को अपने बालों में फिराया, फिर वह डेनिस की ओर देखने के लिए मुड़ा। सच है, उसकी साफ त्वचा, उसके मजबूत चेहरे, उसकी कोमल कोमल आंखें। वह और भी ज्यादा सुंदर हो गया है, नेट ने उत्साह से कहा। क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब? नेट ने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, सैम हंसा। मैं तुम्हें इस बारे में जज नहीं कर सकता, लेकिन जब हम आईना लाएंगे तो तुम खुद देख लोगे। मुझे एक सवाल पूछना है, डेनिस ने कहा। आपने कहा कि वे अलग अलग तरह के पिशाच थे, तो हम क्या हैं? सैम ने उन्हें देखने की कोशिश की कि क्या वह समझ सकता है। उनमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता। आखिरकार उन्हें क्विन के बताने का इंतजार करना ही होगा। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था, तो समूह को यह तय करना था कि आगे क्या करना है। वे दूसरों को नहीं घुमा पा रहे थे, और जो भी उन्हें मिला था वह अब मर चुका था। वे ही इस पूरी घटना में बचे हुए एकमात्र व्यक्ति थे। वह पहले वाला आदमी कौन था? सैम ने पूछा। पता नहीं, पॉल ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम उसे सूंघ पा रहे थे? उसकी भी हमारी जैसी ही गंध थी। जो भी उस पूरे मामले में हमारी मदद कर रहा था, वो भी एक पिशाच था। सैम को पहले से ही पता था कि गंध के अलावा वह व्यक्ति काफी जानकार लग रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को सब कुछ बहुत साफ साफ समझा दिया था। सवाल ये था कि आखिर कौन उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और वे वहां से क्यों चले गए और खुद क्यों नहीं दिखाई दिए। वे दोनों जानते थे कि पिशाचों के बहुत सख्त कानून होते हैं, और निश्चित रूप से उन दोनों का पिशाच नेता न होने के कारण नेता की अनुमति के बिना लोगों को पिशाचों में बदलना एक प्रकार के कानून के विरुद्ध था। ऐसा नहीं है कि क्विन ने मना कर दिया होता या उन्हें अनुमति नहीं दी होती। अब हमें क्या करना चाहिए? नेट ने अपने नए चिकने चेहरे को छूते हुए पूछा। मुझे लगता है हमारे पास दो विकल्प हैं। यहाँ अभी भी दो छोटे जहाज हैं जो मुख्य समूह से लाए गए हैं, सैम ने कहा। या तो हम उनका इस्तेमाल नीचे जाकर क्विन को ढूंढने के लिए कर सकते हैं, या वापस जाकर देख सकते हैं कि बाकी जहाज ठीक हैं या नहीं। तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, पॉल ने कहा। लेकिन मुझे कुछ और करने से पहले दूसरों के पास वापस जाना होगा। मुझे पता है कि क्विन मुश्किल में पड़ सकता है, लेकिन तुम दोनों की तरह और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें बचाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, डेनिस ने कहा। चिंता मत करो, हम सब जाएंगे, सैम ने कहा। सच कहूं तो मुझे पता है कि क्विन को हमारी मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम उसकी कितनी मदद कर पाएंगे। वह राक्षस कौन था? क्या क्विन उनके खिलाफ ठीक भी रहेगा? नेट ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन क्विन के पास आमतौर पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह समय समय पर हमसे छुपाता भी है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उसके पास जो कुछ है वह कुछ बड़ा हो।